हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एलटी की प्रैक्टिस देखेंगे। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। एलटी की प्रैक्टिस है ये पूरा, जितना भी मतलब पूरा सिलेबस, जितनी भी सिलेबस है ना एलटी के, चाहे वो ग्रामर के हो गए चाहे वो लिटरेचर के हो गए, तो सारे इसमें हम 120 क्वेश्चन देखेंगे जो जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस है तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत रहेगी वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज़ हम जल्दी जल्दी करेंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा लास्ट में, कितना आपने स्कोर किया है, कितना आपकी तैयारी है। इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। बहुत टफ ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, जो आज की जो प्रैक्टिस है बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी खासी प्रैक्टिस है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इजी भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि टफ रहेंगे सारे। तो सबसे पहले ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएशन। सी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। इसको हमें ना क्या करना है कि ना करेक्ट पंक्चुएशन करना है। ये आपका इनडायरेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट है। सी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। अब इसे हमें क्या कर देना है, इसे हमें डायरेक्ट में बनाना है ना, यही तो कह रहा है। तो ये चार आपका डायरेक्ट दिया हुआ है। अब ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग का डायरेक्ट फॉर्म कैसा होगा, ये पूछा जा रहा है। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग का डायरेक्ट फॉर्म क्या होगा। तो देखेंगे हम, ये जो सी आस्क्ड मी है ये तो एज इट इज़ उतरेगा, डायरेक्ट में भी यही होगा, सी आस्क्ड मी होगा, है ना। और अगर बात करेंगे वेयर भी आपका एज इट इज़ आ जाएगा, वेयर भी आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्योंकि हम जब ये वाला आता है ना WH फैमिली, WH वाला सेंटेंस जब आपका आता है डायरेक्ट में, तो हम इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, उस WH को हम कंजंक्शन बना देते हैं। ठीक है, यानी कि वो इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे आ जाता है और बाकी उसके बाद का जो सेंटेंस है उसको हम असर्टिव में कर देते हैं, जैसे ये असर्टिव में है। लेकिन ये तो हो गया इनडायरेक्ट का। लेकिन डायरेक्ट में क्या होगा, तो वेयर आपका रखा जाएगा, यहाँ पे WH फैमिली रहेगी, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आपकी वर्ब आएगी। तो यहाँ पे देखिए वेयर आर यू गोइंग, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। सी आस्क मी वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है इसलिए ये गलत था। वॉज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका सही है। और ये आपका डायरेक्ट है, इसी का इनडायरेक्ट ये हो गया। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से बताना है कौन सा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एक ऐसी चीज, मतलब एक ऐसी थिंग या कोई क्वालिटी या कोई थॉट या कोई स्टेट को कहते हैं, जिसे हम अपनी 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे 5 जो सेंसेस हैं, हमारी 5 सेंसेस हैं, लुक करना, हियर करना, यानी कि देखना, सुनना, छूना, सूंघना, चखना, इससे फील नहीं कर सकते। देखिए टीम जो है ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, बुक जो है, बुक और आपका वाटर, बुक और वाटर ये कॉमन भी है और मटेरियल भी है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन भाई अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते। तो ये भी नहीं हुआ। बुक को तो आप देख सकते हो, छू सकते हो, वाटर को भी आप देख सकते हो। बट ऑनेस्टी यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी ईमानदारी, क्या कभी ईमानदारी एक क्वालिटी है? क्या आपने कभी ईमानदारी को कभी देखा है? जिसे हम सिर्फ ओनली हम फील कर सकते हैं, इसे हम छू या देख नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे हमें बताना है करेक्ट, रेकमेंड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। आज की जो प्रैक्टिस में करा रही हूँ ना, बस एक फॉर्म आपके ना देखना है मुझे, कि आप खुद देखेंगे कि कितना आपकी तैयारी है। उसके बाद हम धीरे धीरे टफ पे लेके चलेंगे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये फर्स्ट प्रैक्टिस होगी आपके एलटी की। ठीक है, बाकी जो आपकी एलटी का जो थ्योरी क्लासेस है ना, वो तो चल ही रहा है, जिसमें हमने अब जाके जिसमें हमने पोइट्री और ड्रामा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। और अब जाके अब हम किस पे पहुंच गए हैं, फिक्शन पे। तो फिक्शन में ऑफ स्टडीज़ भी हो गया, वो चलता रहेगा। जो यूट्यूब पे आपकी थ्योरी क्लासेस चल रही है वो चल रहेगा। तो रेकमेंड की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, रेकमेंड मतलब सिफारिश करना। ठीक है, इसमें याद रखना ना, इसमें एक सी और 2 एम आते हैं। रिकमेंड में एक सी आता है और 2 एम आते हैं। तो एक सी 2 एम देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे डबल सी है, तो ये आपका गलत हो गया।
सिंगल सी होगा, डबल एम होगा। सिंगल सी है, सिंगल एम है, ये भी गलत हो जाएगा। डबल सी है, सिंगल एम, ये भी गलत। मैंने कहा सिंगल सी होगा और डबल एम होगा, ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रेकमेंड। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हमें 120 क्वेश्चन करने हैं। द वर्ड ब्यूटीफाई इज़ अ, ये जो ब्यूटीफाई है ना, ये है क्या? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है? ब्यूटीफाई क्या है? देखिए, ब्यूटीफाई का मतलब होता है सुंदर बनाना, यही ना। ये एक एक्शन या वर्ब को मॉडिफाई करता है, दर्शाता है, यानी कि जो शब्द किसी एक्शन को दर्शाए वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे आपका वर्ब इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैलिस? मैलिस क्या होगा? अच्छा, आज की जो प्रैक्टिस है वो तो मैं रिकॉर्डेड ले रही हूँ, लेकिन अब इसके बाद जो एलटी की प्रैक्टिस करेंगे वो हम लाइव लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से मैं लाइव नहीं आई हूँ, तो वो हम लाइव लेंगे। मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं तो मैं लाइव ही पढ़ाती। मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी है, इस वजह से जो टाइम मिलता है मैं आप लोग के बस वीडियो तुरंत रिकॉर्ड करके आप लोग को दे देती हूँ, ताकि आप लोग के पास मेरा कंटेंट जाए और आप पढ़ें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो, शायद मैं ये नहीं कह सकती कि सारे बच्चे ही मेरे वीडियो के अधीन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चलती हैं। और सही बात भी है, अगर आपको पढ़ना है तो कई जगह से आपका अपना ज्ञान, कहीं से भी लो, ज्ञान हर जगह मिल रहा है, तो ज्ञान हर जगह से लेना चाहिए। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो मांगते हैं वीडियो कि हाँ मैम ये, क्योंकि कुछ बच्चे देखते हैं, तो फिर उनके लिए मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ मुझे वीडियो डालना है, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल्ड है, वीडियो डालना है। थोड़ा सा टाइम की कमी है, अदरवाइज़ मैं लाइव ही रहती हमेशा, मतलब लाइव ही क्लास उलास जितनी भी होती लाइव ही होती। ठीक है, तो मैलिस के बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ मैलिस? मैलिस का मतलब क्या होता है? मैलिस का मतलब द्वेष। ठीक है, मतलब किसी का बुरा चाहने की जो इमोशंस होती हैं, भावना होता है। तो इसका जो एंटोनिम होगा, हेट्रेड तो इसी का रिलेटेड है, स्पाइट भी नहीं होगा, एनवी नहीं होगा, काइंडनेस होगा। नेक्स्ट पे आएंगे, ही डैश टू द मार्केट एवरी संडे, गोज इज गोइंग, वेंट, हैज़ गोइंग। क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है, एवरी संडे, हर रविवार का यूज़ हुआ है, यानी कि हर संडे के, जो कि एक हैबिट शो कर रहा है। ठीक है, वो हर रविवार को कहाँ जाता है मार्केट, एवरी संडे। तो एवरी संडे यानी कि हैबिट, यानी कि रेगुलरिटी दिखा रहा है ना, नियमित रूप से होने वाले काम को दिखा रहा है। तो ऐसे हैबिट को बताने के लिए हम टेंस को किस में रखते हैं? सिंपल प्रेजेंट का टेंस यूज़ करते हैं। तो इज गोइंग नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये सारे नहीं होंगे, आपका गोज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, बहुत ईजी है, वेरी ईजी। ठीक है, ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, अब इसका क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी इजी ही है, और मुझे लगता है सबका ये क्लियर होगा। तो ही सेड का ही सेड ही रहने देंगे, इसकी जगह पे हम दैट ले आएंगे, आई को चेंज कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आ जाएगा ही आ जाएगा। और ये एम राइटिंग है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, राइटिंग अ लेटर एज इट इज़ उतर जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, 8 क्वेश्चन पे आ गए हैं। इफ़ आई डैश यू आई वुड नॉट डू डैट, अगर मैं तुम होता तो मैं वो कभी नहीं करता। भाई मैं तुम हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये जो सेंटेंस है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक हिपोथेटिकल यानी कि अनरियल सिचुएशन दिखा रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जो मैं नहीं हूँ, मतलब मैं तुम्हारी जगह पे कभी हो ही नहीं सकता। तो ये एक हिपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशन है ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब हम इफ़ के साथ ऐसे काल्पनिक यानी कि ऐसे हिपोथेटिकल सिचुएशन बताते हैं, तो चाहे ही हो गया, चाहे सी हो गया, चाहे इट हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, उसकी जगह पे हम हमेशा वर्ब क्या रखेंगे? प्लूरल रखेंगे, यानी कि हमेशा वर्ब क्या आएगी? वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। इसे क्या कहते हैं हम? सब्जंक्टिव मूड कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सब्जंक्टिव मूड कहते हैं इसी को, ये ध्यान रखना। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू डैट, तो ये सब्जंक्टिव मूड हो गया, इसी को जब हम वर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है द कमेटी डज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, इज आर वॉज हैज़, क्या आ जाएगा? तो कमेटी, देखिए जो कमेटी एक यूनिट के, मतलब कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जब ये जो कमेटी है ना, जब ये यूनिट के रूप में होता है,
यानी कि जब ये एक मत होकर काम करते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। और जब जब ये कमेटी के मेंबर है वो डिवाइडेड रहते हैं, यानी कि अलग अलग काम करते हैं, तब उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कमेटी डिवाइडेड इन दिया, जब डिवाइडेड की बात हो ही रही है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इज नहीं आएगा, वॉज, हैज़, आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ मीन? कॉल ऑफ मतलब क्या होता है? टू टेलीफोन, टू शाउट, टू कैंसिल, टू विजिट। ठीक है, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है ये बताना है। देखिए, कॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स किसी निर्धारित कार्यक्रम या योजना को क्या कर देना, कोई काम है, मतलब कोई प्रोग्राम है निर्धारित है या कोई प्लान है निर्धारित, और उसको कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कॉल ऑफ मतलब टू कैंसिल। नेक्स्ट पे आएंगे, टू बेल द कैट इज़ एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मीनिंग। पूरे सिलेबस के आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे जितने भी सिलेबस है ना एलटी में, सारे सिलेबस से आपको एक का दुक्का क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, टू बेल द कैट इज़ ए इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मीनिंग। तो टू बेल द कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ये एक मुहावरा है, एक इडियम है। ठीक है, ये एक पुरानी कहानी से आता है। टू बेल द कैट मतलब कहाँ से आता है, ये पुरानी कहानी से आता है, जहाँ सभी चूहों ने क्या होता था कि जहाँ सभी चूहों ने बिल्ली के आने का पता लगाने के लिए उसके गले में घंटी बांधने की योजना बनाई थी, लेकिन कोई भी ये खतरनाक काम करने के लिए आगे नहीं आया। तो ऐसा काम करना जो बहुत खतरनाक हो, इम्पॉसिबल हो, जोखिम उठाना, टू बेल द कैट यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, और चूहों ने ऐसा किया था, ये कहानी से ये आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टेक एन डेंजरस एंड इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। इसको ना असर्टिव में करना है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। इसको क्या करना है आपको, असर्टिव में करना है। ठीक है, यानी कि असर्टिव मतलब एक आपको जनरल स्टेटमेंट बताना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये एक सेंस है ना कि बहुत सुंदर पेंटिंग है, तो इसलिए हमें क्या लगाना है, इसका देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग का मतलब क्या हुआ, कितनी सुंदर पेंटिंग है, यही सेंस निकल रहा है ना। तो ये एक सेंस ये निकाल रहा है। अगर इसका हम एक असर्टिव सेंटेंस में ले, एक जनरल स्टेटमेंट ले, तो लिखेंगे यही ना कि ये बहुत सुंदर पेंटिंग है। तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, व्हाट हो तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, वहाँ पे वेरी का यूज़ करना पड़ेगा, है ना, वेरी का। और ऐसा भी कहा जाता है जब आपका एडजेक्टिव रहे तो आप वेरी का भी यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल आपका क्या है, एडजेक्टिव है, तो वेरी का यूज़ करेंगे। तो इट इज़, अब यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग में कहीं पे भी क्या करोगे आप, एक इडियोमेटिक आपको क्या लेना है, एक डमी सब्जेक्ट का यूज़ करना ही पड़ता है। कहीं पे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन है आपको एक डमी सब्जेक्ट का, और डमी सब्जेक्ट क्या है, इट में लेना पड़ेगा। फिर इट इज़ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये आपके प्रेजेंट में ही है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल नहीं होगा, इट इज़ अ वेरी, क्योंकि ब्यूटीफुल के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। कंबाइन इनटू अ सिंपल सेंटेंस, ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। इसको क्या करना है ना, सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। ही इज़ रिच, वो अमीर है, ही इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है, मतलब वो अमीर है वो खुश नहीं है, ये बताना है। तो जब हम दो सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं जिसमें केवल मेन वर्ब हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस पूछा है, अगर यहाँ पे कंपाउंड पूछता तो शायद यहाँ पे आपका एंड लग सकता था या फिर बट लग सकता था। कॉम्प्लेक्स पूछता तो यहाँ पे दो लग सकता था, दो ही इज रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है, या ही इज़ रिच दो ही इज़ नॉट हैप्पी, तो ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। तो अगर ये कंपाउंड पूछता तो आप बट लगाते या एंड लगाते, कॉम्प्लेक्स पूछता तो आपका क्या लग जाता, दो लग जाता। बट यहाँ पे पूछा क्या है, सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम इंस्पाइट का यूज़ करेंगे। किसका, इंस्पाइट का। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ, और इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है तो इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, ये करेक्ट हो जाएगा। ये वाला नहीं करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल सेंटेंस पूछा था, ये भी नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कंपाउंड हो गया, ये भी आपका कंपाउंड हो गया। इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। तो जब आप सिंपल सेंटेंस बनाओगे ना, तभी आप तो या तो पार्टिसिपल से बनाओ, ठीक है, या इन्फिनिटिव से बनाओ, या कोई फ्रेज से आपका बनता है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अंडरलाइन वर्ड। अच्छा, यहाँ पे अंडरलाइन किया नहीं गया है, बट फास्ट पे है, ठीक है, ये अंडरलाइन है, फास्ट बताना है।
यहाँ पे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है, क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, ही रन्स फास्ट, ही रन्स वो दौड़ता है, कितना तेज, फास्ट, तेज दौड़ता है। ये अब वर्ब की मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब ही होगा। नेक्स्ट पे आएंगे, चूज द करेक्ट स्पेलिंग एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, इसमें याद रखना ना, इसमें डुअल आर आता है, ठीक है, 2 आर आते हैं, और याद रखना 2 यस आते हैं, ठीक है, डबल एस आते हैं, डबल आर आते हैं एम्बैरेसमेंट में। तो देखेंगे यहाँ पे डबल आर डबल एस, देखिए सिंगल आर है, डबल एस है, ये कट गया, डबल आर है, डबल एस है, बिल्कुल करेक्ट है, डबल आर है, सिंगल एस है, कट गया, ये भी कट गया, आंसर हमारा मिल गया एम्बैरेसमेंट, ठीक है, शर्मिंदगी। व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ लाई। लाई का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, ठीक है, लाई का पास्ट पार्टिसिपल मीन्स, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा ये बताना। लाई का देखिए, लाई है जो, लाई के 2 मतलब है, एक लाई का मतलब होता है लेटना और एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। तो जो लाई का मतलब झूठ बोलना होता है ना, इसका जो सेकंड फॉर्म लाइड होगा, थर्ड फॉर्म भी इसकी लाइड होगी, और जो लाई का मतलब लेटना होता है ना, इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो ले होगा, इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वह लेन होगा, ठीक है, समझ में आया, वो लेन होगा। तो ये याद रखना है। और यहीं से ले जो है ना, यहाँ पे जो इसका सेकंड फॉर्म है, यहीं से एक और मीनिंग निकली है ले। ले मतलब होता है रखना, कीप करना या रखना होता है। तो ये इस फर्स्ट फॉर्म है, इसका जो सेकंड फॉर्म हो जाएगा वो लेड हो जाएगा, इसका जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा वो भी लेड हो जाएगा। खैर, तो ये ध्यान रखना, लाई के 2 मतलब है, एक लेटना, एक झूठ बोलना। तो जब ये झूठ बोलना का सेंस निकलेगा ना, तो इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, लाइड लाइड। लेकिन जब ये लेटना के सेंस में आएगा लाई, तो इसका जो सेकंड फॉर्म है वो आपका ले हो जाएगा, थर्ड फॉर्म जो है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म जो है वो लेन है। और यहीं ले से एक और मीनिंग निकली है रखना, ये ले मतलब होता है रखना। ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म लेड है, इसका थर्ड फॉर्म भी लेड है। तो हमें यहाँ पूछा क्या था, पास्ट पार्टिसिपल का क्या पूछा था, पास्ट यानी कि थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपका लेन इज करेक्ट, क्योंकि लेन ही तो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे समझ में नहीं आया कि मैम यहाँ पे तो ये भी तो पूछ सकता था, लेकिन आगे यहाँ पे टू रिक्लाइन कर दिया है ना, और रिक्लाइन का मतलब ही होता है लेटना, ठीक है, लेटने के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हम ये वाले पे जाएंगे। यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि ये जो लाई है ना, ये लाई का सेंस क्या निकल रहा है, लेटने का, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ही सेड अलास आई एम डन, आई एम अनडन, चेंज टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट करना है, अलास आई एम अनडन। तो अलास यहाँ पे देखिए, अलास जो है ना, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, डायरेक्ट नरेशन स्पीच में ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये जो अलास है ना, ये दुख सेंस निकालता है, दुख का, हाय का सेंस निकालता है, यानी कि ये सौरो प्रकट करता है, यानी कि ये दुख का सेंस निकालता है। इसलिए सेड को हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड सैडली में बदल देंगे। और बाकी यहाँ पे आप जानते ही हो ये चेंज हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे टोल्ड कर दिया है इसलिए गलत हो गया। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो भी हो सकता था यहाँ पे, बट यहाँ पे टोल्ड कर दिया है इसलिए, अच्छा यहाँ पे भी गड़बड़ कर दिया है इसलिए ये भी गलत। अच्छा, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो भी हो सकता है, ठीक है। तो चीज़ें ध्यान रखनी है। नीदर ऑफ द बॉयज डैज डन दियर होमवर्क, इसका बताना है क्या आएगा। नीदर ऑफ द बॉयज डैज डन दियर होमवर्क, तो ध्यान रखना है यहाँ पे नीदर ऑफ द, नीदर में से नीदर मतलब भी 2 के लिए आता है, इधर मतलब भी 2 के लिए आता है। तो ये मतलब नीदर मतलब दोनों में से कोई नहीं की बात करता। देखिए नीदर हो गया, इधर हो गया, ईच हो गया, इसे क्या कहते हैं, ये सारे ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रोनाउन है। और ये हमेशा, इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। भले ही इनके बाद, चाहे इनके बाद ऑफ आए, नीदर ऑफ आए, चाहे ये खुद किसी नाउन के पहले लग जाएं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन इनके बाद ना सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब वर्ब आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे नीदर ऑफ द बॉयज हैज़ डन हो जाएगा, ठीक है। नीदर ऑफ द बॉयज हैज़ डन दियर होमवर्क। अच्छा, यहाँ पे दियर को भी तो चेंज होना चाहिए, हिज या हर की वजह से यहाँ पे चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी चेंज होगा। द फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू,
लुक इनटू मीन्स क्या होता है? लुक इनटू मतलब अंदर, मतलब लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अंदर देखना। मतलब अंदर देखना मतलब ये नहीं कि मतलब किसी मामले की जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, जैसे कि टू इन्वेस्टिगेट करना। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। इसको ना हमें किस में चेंज कर देना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देना है, ठीक है। तो ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एंड वाला तो कट जाएगा, क्योंकि एंड क्या करता है, जो एंड है ना ये कंपाउंड सेंटेंस है। क्योंकि आप देखोगे फैन बॉयज़ को छोड़ के और को रिलेटिव कंजंक्शन जो आपका ईदर और, ठीक है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बूथ एंड, ये सब क्या है? को रिलेटिव कंजंक्शन है। इनको छोड़ के, फैन बॉयज को छोड़ के बाकी जितने भी कंजंक्शन का काम करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स का। ये सारे कंपाउंड में आते हैं। तो एंड वाला भी कट गया, ठीक है। अब बचा यहाँ पे ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, क्या होगा यहाँ पे? देखिए, जब अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछे ना, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपका कंपाउंड सेंटेंस मतलब एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। एक आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मतलब एक आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब एक आपकी मेन क्लॉज होनी चाहिए, और कम से कम एक या एक से ज़्यादा आपके सबॉर्डिनेट क्लॉज हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी, ठीक है। ये जो है ना, ये आपका मेन क्लॉज है, दैट ही वॉज गिल्टी ये आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज है। यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये भी नहीं करेक्ट होगा, ये भी नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि दैट जो कंजंक्शन है ना ये आपका कॉम्प्लेक्स में ही बनता है। समझ में आया? फाइंड द, नेक्स्ट वन पे आएंगे, फाइंड द सिनोनिम ऑफ एफेमेरल। इसका बताना है एफेमेरल, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मोमेंटम, ट्रांजिएंट, जो बहुत कम समय तक रहता हो, शॉर्ट लिव्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक, टेम्परेरी। ही सीनियर, तो ही सीनियर टू मी हो जाता है ना, क्योंकि सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, प्रायर हो गया, इनके बाद दैन नहीं, इनके बाद टू आता है। चेंज द वॉइस, हु टॉट यू इंग्लिश। देखिए यहाँ पे हु का जो हो जाएगा ना, हु का बाय हुम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हु का हम अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय हुम ही बनेगा ना, बाय लग जाता है और हु का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हुम, तो बाय हुम हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? बाय हुम के बाद, ठीक है, बाय होम के बाद उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। तो टॉट यहाँ पे सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर हो जाएगा, है ना, वॉज या वर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वर लाएंगे, क्योंकि ये जो यू है ना इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब यू सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे तो ये हो गया, तो इसलिए वर आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इंग्लिश, ये करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ नेशन? नेशन का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? ठीक है, देखिए नेशन जो है ना, नेशन एक नाउन है, और नेशनल एक एडजेक्टिव है, यानी कि कहते हैं ना नेशनल फ्लैग, हम लोग कहते हैं ना नेशनल फ्लैग। फ्लैग यहाँ पे नाउन हो गया, और ये नेशनल फ्लैग की क्वालिटी बता रहा, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे नेशनल इज करेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और नेशनलाइज, ये जो है ना, ये नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकरण करना, ये एक वर्ब है। और नेशनलिटी ये भी नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द पंक्चुएशन मार्क, इसमें बताना है ये कौन सा मार्क है, मतलब कौन सा पंक्चुएशन मार्क है, सेमी कॉलन, कॉलन, कॉमा या अपॉस्ट्रोफी। ध्यान रखना है यहाँ पे। देखिए सेमी कॉलन का जो मार्क होगा ना, ध्यान रखना इस तरह होता है, मतलब एक आपका डॉट रहेगा और एक कॉमा रहेगा, वो सेमी कॉलन का मार्क हो गया। कॉलन का मार्क इस तरह होता है, दोनों डॉट रहेंगे इक्वल लेंथ के, कॉमा इस तरह होता है, एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे आपका आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे ये जो दोनों डॉट है ना, ये कौन सा हो गया? कॉलन हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो कॉलन है ना, ध्यान रखना, ये जो कॉलन का मार्क है ना, इसका यूज ना कब होता है?
इसका यूज जब किसी लिस्ट या किसी एक्सप्लेनेशन से पहले किया जाता है। जैसे कोई लिस्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो तो लिस्ट से पहले इसका किया जाएगा, या किसी एक्सप्लेनेशन आप करने वाले हो तो उसके पहले इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सेंटेंस यहाँ पे सही है। He has given me an information, he has given me a piece of information, he has given me informations, he gave me main information। देखिए अगर कोई गलत है यहाँ पे, अगर हम गलत करेंगे तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। पहला देखेंगे इन्फॉर्मेशन क्या है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन हो गया, सीनरी हो गया, बैगेज हो गया, लगेज हो गया, ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन नहीं आता। ए और एन तो काउंटेबल के लिए आते हैं ना, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखेंगे जो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल हैं और उसका प्लूरल भी नहीं बनता, यानी कि उसके साथ हम एस भी नहीं लगा सकते, तो इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, मेन इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा। यहाँ पे अगर सही है तो बी सही है, ही हैज़ गिवन मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने कि अगर एक सूचना की बात करनी हो तो आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन का यूज़ सही है। नेक्स्ट पे आएंगे, द ईडियम है आई स्नैक इन द ग्रास रेफर्स टू, इसका बताना है ये एक ईडियम है, घास में एक सांप, मतलब घास में छिपा एक सांप। ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन इसका अगर हम वो मीनिंग देखेंगे, कैनोटेशन वाली मीनिंग देखें, नहीं डिनोटेशन वाली मीनिंग देखेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, हिडन एनिमी। यही तो, ये तो कैनोटेशन हो गया, स्नेक इन द ग्रास, घास में छिपा सांप, जो कि उसका लिटरल मीनिंग है। ठीक है, कैनोटेशन हो गया। लेकिन अगर हम डिनोटेशन देखेंगे इसका, तो इसकी हिडन मीनिंग यही होगी कि हिडन एनिमी, एक धोखेबाज पर्सन जो दोस्त होने का नाटक करता है, जिसे हम आस्तीन का सांप कहते हैं, अ हिडन एनिमी। इफ़ इट रेन्स द मैच, आगे बताना है, इफ़ इट रेन्स द मैच, ये पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन वाला सेंटेंस है, यानी कि ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 1 है, जो भविष्य की एक रियल पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला जो रहेगा इफ़ वाला पोर्शन, वो हम सिंपल प्रेजेंट में रख देंगे, और जो दूसरा वाला पोर्शन है उसको हम सिंपल फ्यूचर में रखेंगे। ठीक है, सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर में रखेंगे, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर यानी कि विल प्लस V1। और ये मैच रद्द कर दिया गया है, पैसिव वॉइस है, किसी के द्वारा किया गया है, इसलिए सिंपल फ्यूचर का यूज़ होगा, पैसिव वॉइस विल बी प्लस वर्ब V3, तो विल बी कैंसिल्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से ही नफरत करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे देखना उसे हम क्या कहते हैं, मिसएंथ्रोप। मिस मतलब ही होता है, यहाँ पे जो प्रीफिक्स लगा हुआ है, मिस मतलब ही होता है मिस, हेट क्या होता है, हेट। और एंथ्रोपोज, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज जो होगा ना, ये भी एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। ठीक है, मैनकाइंड होता है, तो मिसएंथ्रोप यानी कि मानव जाति से, मैनकाइंड से ही नफरत करने वाला, मिसएंथ्रोप। फिल मतलब लव होता है, और एंथ्रोपिस्ट यानी कि मानव जाति से प्यार करने वाला। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, पेसिमिस्ट निराशावादी होता है। आगे देखेंगे, सिंथेसिस आ गया, यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि आपके एलटी में सब कुछ है, ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा लिया नहीं, सब बराबर ही होगा। ठीक है, देखिए सिंथेसिस क्या होता है, जिसको हिंदी में हम संश्लेषण बोलते हैं। इसका मतलब हुआ दो सेंटेंस को जोड़ना। ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। इसमें क्या होता है कि दो सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, जिसमें सिर्फ एक ही मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड, इसको क्या करना है, यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस हैं, दो अलग अलग क्लॉज हैं, आपने क्या करना है, इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस में कैसे बनता। मैंने जस्ट अभी बताया कि एंड वाला जो पोर्शन होगा, फैन बॉयज कोरिलेटिव कंजंक्शन, वो सारे आपके कंपाउंड है। तो ये भाई ये तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ये तो है नहीं। और उसको छोड़ के बाकी जितने भी कंजंक्शन हैं,
चाहे वो आपके WH फैमिली हो, चाहे दैट हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारे क्या हो जाते हैं, ये वो सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये कॉम्प्लेक्स है, देखिए व्हेन द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड, कैसे पहचानोगे, यहाँ पे देखोगे ये कंपाउंड सेंटेंस में आप देखोगे ना कि इसमें ना दोनों ही क्लॉज कंप्लीट एक्शन देते हैं, मतलब दोनों ही क्लॉज आपके प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, दोनों ही मेन क्लॉज होते हैं। जैसे कि द सन रोज, सूरज निकला, ये मेन क्लॉज है। फॉग डिसअपीयर्ड, फॉग गायब हो गया, ये भी मेन क्लॉज है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, ये सारे कंजंक्शन है ना, ये दो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ते हैं। बाकी जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सॉरी ये कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ते हैं, यानी कि दोनों ही क्लॉज आपकी मेन क्लॉज होती है, दो मेन क्लॉज को जोड़ते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक आपकी मेन क्लॉज होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको सिर्फ एक मेन क्लॉज मिलेगा और एक से ज़्यादा आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलेंगे। तो व्हेन द सन रोज, ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द सन हैविंग राइजन, एज वाला भी चला जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी आपके कंपाउंड में आते हैं। अब यहाँ पे सी वाले को देखेंगे, मैंने कहा अगर इसको सिंपल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, इन्फिनेटिव लगा के बनाओगे, किसी फ्रेज के द्वारा बनाओगे या पार्टिसिपल के थ्रू बनाओगे। अब यहाँ पे द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपीयर्ड, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो सन हैविंग राइजन, ये एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, यानी कि हैविंग राइजन ये आपका ना उसमें चला जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल में, यानी कि ये पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है, समझ में आया। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको ना इंग्लिश में करना है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसको कैसे करोगे आप इंग्लिश में, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, जो कि बहुत इजी है। देखिए वह 2 घंटे से पढ़ रहा है और यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, पढ़ रहा है और टाइम भी दिया हुआ है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 दिन, 5 महीने, 1990, ये कहीं पे भी टाइम दिया रहा है और उसमें लास्ट में रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ये भी आ रहा है और साथ में टाइम भी दिया रहा हो, वो कौन सा टेंस होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना इसका हेल्पिंग वर्ब, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपका हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रोसेस वही है कि सिंगुलर के साथ हैज़ लगाओगे, प्लूरल के साथ हैव लगाओगे, और इसमें टाइम भी दिया रहता है, यानी कि टाइम मतलब इसमें सिंस और फॉर भी रहता है। ये जो टाइम दिया हुआ ना, इसमें आप वही सिंस और फॉर लगाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ पे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब ये काम दिखा रहा है कि पास्ट से शुरू हुआ। अब ये 2 घंटा तो पास्ट ही हो गया ना, कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये 2 घंटा क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो कोई घटना 2 घंटे से शुरू हुई है जो कि पास्ट हो चुका है, पास्ट से शुरू हो लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में अभी भी जारी है, यानी कि 2 घंटा ये पास्ट हो गया और पढ़ रहा है प्रेजेंट तक। तो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, और इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन होता है, उसके वर्ब में क्या लगता है, वर्ब में आईएनजी लगता है, तो ध्यान रखना है। और जब यहाँ पे 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये निर्धारित समय है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया है कि पीरियड ऑफ टाइम दिया है। देखिए यहाँ पे टाइम बताया नहीं है कि कब से पढ़ रहा है, मतलब आज पढ़ रहा था 2 घंटे से, कि कल पढ़ रहा था, कि परसों पढ़ रहा था, ये नहीं बताया है। तो इसका मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि अनिश्चित टाइम दिया हुआ है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो हैज़ बीन, देखिए यहाँ पे ही आपका सिंगुलर है, हैज़ बीन आ जाएगा, ही हैज़ बीन, उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसका यही सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका हैज़ बीन या हैव बीन कर सकते हो, हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है, हैज़ बीन या हैव बीन, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आपका सिंस, ठीक है, सिंस या फॉर, तो सब्जेक्ट, फिर हैज़ बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद अदर जो भी आता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ही आ जाएगा, ही कहाँ है, ही तो सभी जगह है, उसके बाद हैज़ बीन आ जाएगा, यहाँ पे इज़ है, यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे हैड, देखिए हैज़ बीन आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, उसके बाद सिंस या फॉर, अकॉर्डिंग टू वो लगेगा कि जब पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाओगे, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाओगे, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है तो फॉर लग गया, उसके बाद 2 घंटा 2 आवर्स। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो, ये स्ट्रक्चर याद रखना जब भी, ये अगर ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आ रहा है तो स्ट्रक्चर जरूर याद रखना। मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि ये स्ट्रक्चर आपको याद रहे।
बस इतना ध्यान देना कि लास्ट में रहा है, रही है, चुका है, चुकी है और टाइम दिया होगा। तो इसका स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब वो हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी बताया हैज़ या हैव, ठीक है, बीन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद अदर, इट एटसेट्रा यहाँ पे कर दे रही हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब दोनों आ सकते हैं ना, हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सिंस और फॉर में सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इजी है ये भी कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी ये एक फेमस प्रोवर्ब है, इसका हिंदी करना है। अब ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी। इज़ मतलब है, अब ये भी आपका प्रेजेंट ही है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी आपका प्रेजेंट ही है। तो यहाँ पे इज़ मतलब है, द मतलब द बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छी, अब पॉलिसी मतलब नीति। तो ईमानदारी जो है ना वो सबसे अच्छी नीति है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट लगा हुआ इसलिए सबसे अच्छी। नेक्स्ट पे आएंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या तुम तैरना जानते हो, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या तुम तैरना जानते हो। तो जब हम किसी से कोई स्किल्स या तरीका पूछते हैं, मैनर पूछते हैं, जैसे तैरना जानते हो, गाड़ी चलाना जानते हो, तो हम इंग्लिश में क्या उसे बोलेंगे, नो। इंग्लिश में नो यानी कि जानना, और नो के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हाउ टू का यूज़ करेंगे। किसका, हाउ टू का, यानी कि कैसे का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज होता है ना। सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज वही है, सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा, ठीक है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब मतलब इसका क्या लग जाएगा, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखेंगे क्या तुम तैरना जानते हो, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव दो तरीके से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, एक WH फैमिली से बनते हैं। तो ये WH वाला तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब वाला है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही स्ट्रक्चर है। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेके आएंगे, तो डू या डज क्या आएगा, यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यहाँ पे डू आ जाएगा, डू आपका आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू आ जाएगा। उसके बाद तैरना जानते हो, मैंने भी कहा। उसके बाद वर्ब आएगा, जानना, नो। और जब अभी मैंने जस्ट बताया कि जब आप किसी से किसी की स्किल्स या मैनर पूछते हो, तो वहाँ इंग्लिश में हम जानना वर्ड लिखेंगे, और जानने के बाद जस्ट हाउ टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नो के बाद क्या आ जाएगा, हाउ टू, उसके बाद तैरना, स्विम। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू यू नो हाउ टू स्विम, ये करेक्ट हो जाएगा, डू यू नो हाउ टू स्विम, ठीक है। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इसका बताना है कि क्या होगा। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, देखिए हैज़ बीन आया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, सिंस लगे। मैंने बताया कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट मैंने कहा ना, उसमें रहा रही आएगा, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब जो काम है वो बारिश यानी कि सुबह से, ठीक है, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से शुरू हुआ और अभी भी रेनिंग है, तो सुबह से बारिश हो रही है, यही होगा ना, सुबह से बारिश हो रही है। सुबह बारिश थोड़ी ना हो रही है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सुबह से बारिश हो रही है, ये करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसलेट इनटू, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो जब सेंटेंस के लास्ट में आपका लिया है आ जाए, दिया है, लिया है, चुका है, आए, तो इसका मतलब हम किस में रखते हैं, इसका मतलब काम अभी भी, मतलब अभी अभी प्रेजेंट टाइम पूरा हुआ है, और ये हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि अब भी जब भी लास्ट में लिया है, दिया है, चुका है, आए, तो आप इसका मतलब काम अभी अभी प्रेजेंट टाइम में पूरा हुआ है, और इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका वही हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें, वर्ब की थ्री मतलब
V3 आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो भी आता है। तो यहाँ पे देखेंगे आई सब्जेक्ट है, मैंने, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अब आई के साथ हैज़ लगाओगे या हैव लगाओगे आप, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो आई हैव हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, पूरा करना। पूरा करना वर्ब है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो कंप्लीट मतलब पूरा होता है, तो इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो कंप्लीटेड हो जाएगा। उसके बाद क्या पूरा कर लिया, अपना काम पूरा कर लिया, अपना काम। तो अपना काम यहाँ पे आई का पजेसिव है ना, तो आई का पजेसिव क्या होता है, आई का पजेसिव माई होता है। तो यहाँ पे अपने के लिए क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे। फिर काम क्या है, वर्क। ये करेक्ट हो जाए, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट यही था माई वर्क। तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क कहाँ पे करेक्ट है, ये वाला। इस तरह जब आप करोगे ना तो आप ट्रांसलेशन ईजिली कर ले जाओगे, सारे ट्रांसलेशन। टेंस को पहचानना, देखिए पहला टेंस को पहचानना सीखिए कि कौन सा टेंस है। दूसरा उसके हेल्पिंग वर्ब को जानिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ क्या लगाना है वो जानिए। तीसरा, वो हेल्पिंग वर्ब किस वर्ब के साथ आ रही है, सिंगुलर या प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आएगी। नेक्स्ट पे आएंगे ट्रांसलेट इनटू हिंदी, लेट हिम प्ले। तो देखिए लेट का जो है ना, लेट का मतलब होता है परमिशन देना या सजेशन देने के लिए होता है ना। तो लेट हिम प्ले का सीधा मतलब है, लेट मतलब जाने दो, करने दो, खेलने दो, यही होता है ना, दो। लेट मतलब देना होता है, और हिम मतलब उसे, प्ले मतलब खेलना, उसे खेलने दो, यही हुआ। क्या हो जाएगा, उसे खेलने दो, ये करेक्ट हो जाएगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, यही हुआ ना, यदि मैं पक्षी। कितनी बार आपने ये बनाया है, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं आकाश में उड़ती। तो ये क्या है, अनरियल सिचुएशन दिखा रहा है, एक हिपोथेटिकल सिचुएशन दिखा रहा है। तो इसे हम क्या किस में रखेंगे, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में रखते हैं ना, सेकेंड वाले में, जिसमें आपका वो रहता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन वर्ब हमेशा वर्ब ही आएगी, ठीक है। तो ये हो गया पहले वाले में, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। उसके बाद दूसरा वाला जो क्लॉज होगा वो किस में जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 इसमें जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे ही हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा वर्ब प्लूरल ही आएगी, यानी कि वॉच की जगह हमेशा वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि मैं पक्षी होता, तो इफ़, ये इस तरह इसको बनाएंगे, यदि मैं पक्षी होता तो इफ़ आई, उसके बाद वर, इफ़ आई वर अ बर्ड। यदि मैं पक्षी होता, इफ़ आई वर अ बर्ड, उसके बाद कॉमा लग जाएगा। दूसरा वाला मैंने बताया, दूसरा वाला सब्जेक्ट प्लस उड प्लस V1 में आएगा। तो दूसरा वाला आप किस में लगाओगे, फिर आई, क्योंकि आई सेम ही है, आई फिर उड लगाओगे, उड, उसके बाद V1 फ्लाई इन द स्काई, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, सी वाला, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इस तरह याद। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ही इज़ सीनियर टू मी, इसको भी हिंदी करना है, ही सीनियर टू मी। तो सीनियर का मतलब होता है पद या ओहदा या उम्र में बड़ा है, तो इसका सीधा सीधा क्या होगा, टू मी, वह मुझसे बड़ा है ना, वह मुझसे बड़ा है, मुझसे सीनियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मुझसे बड़ा है, यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा, वो मुझसे वरिष्ठ है। बड़ा से ज़्यादा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, वो मुझसे वरिष्ठ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानि, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। तो जब एक वर्ब सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाती है तो हम क्या करते हैं, यानी कि जैसे जब एक वर्ब ना, जब भी एक एक्शन सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो हम क्या करते हैं, जेरेंड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए, यहाँ पे धूम्रपान करना ये वर्ब है ना, लेकिन ये क्या बन जा रहा है, ये किसको, ये एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे जेरेंड में रखेंगे, यानी कि इसे ही हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे आपका स्मोकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मोकिंग। उसके बाद हानिकारक के लिए क्या हो जाएगा, इंजूरियस, ठीक है। और इंजूरियस के साथ वो प्रेपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा, इंजूरियस टू, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ हो जाएगा, हानिकारक है तो इज़ आ जाएगा, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये करेक्ट हो जाएगा।
ट्रांसलेट इनटू हिंदी, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब ये आपका पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें वो होता है ना, ये काम पहले जो काम हुआ उसको आप पास्ट परफेक्ट में रखोगे, जो काम बाद में हुआ उसको आप सिंपल पास्ट में रखोगे, यही है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट जो है, मरीज जो है वो मर गया था। तो डॉक्टर से आने से पहले मरीज मर गया था, यही होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, ये करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है। इन अ फॉर्मल लेटर योर्स फेथफुली इज नोन एज, फॉर्मल, जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो ना, देखिए उसमें फॉर्मल लेटर के बारे में भी बताया गया, इनफॉर्मल लेटर के बारे में, लेटर वगैरह सब है। तो जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तो उसमें योर्स फेथफुली रहता है ना, लास्ट में लिखते हो ना योर्स फेथफुली, ये किस रूप में जाना जाता है? ये जो योर्स फेथफुली है इसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या सब्सक्रिप्शन, हेडिंग या बॉडी, क्या कहते हैं? देखिए योर्स फेथफुली जिसका हिंदी का मतलब आपका विश्वासी, या योर्स सिंसियरली भवदी बोलते हैं ना। तो फॉर्मल लेटर, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हो उसके लास्ट में लिखा जाने वाला एक स्टैंडर्ड क्लोजिंग होता है। लास्ट में जब आप फॉर्मल लेटर किसी को लिखते हो, फॉर्मल लेटर, तो लास्ट में ना एक स्टैंडर्ड क्लोजिंग रखते हो। जैसे अपना जब लेटर को समापन किया आपने, तो लास्ट में एक स्टैंडर्ड क्लोजिंग रखोगे। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन। इसी स्टैंडर्ड क्लोजिंग को हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मतलब अभिवादन या समापन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी ये जो सैल्यूटेशन होता है ना, ये वाला, ये जो आपका है ना सैल्यूटेशन, ये ना लेटर जब आप शुरू करते हो लेटर लिखना, जब लेटर लिखना शुरू करते हो वहाँ पे आप लिखते नहीं हो डियर सर, डियर मैम, डियर सर, उसे कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? डियर सर, डियर मैम, जो लेटर की शुरुआत में रहता है उसे ये सैल्यूटेशन कहते हैं। तो जब लेटर स्टार्ट किया जाता है, जैसे डियर सर, डियर मैम हम लोग लिखते हैं ना, तो उसे सैल्यूटेशन कहेंगे। और जब स्टैंडर्ड यानी कि फॉर्मल लेटर में जब हम लेटर को लास्ट में अपने लेटर को फिनिश करते हैं, तो उसे हम स्टैंडर्ड एक क्लोजिंग रखते हैं, तो उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सैल्यूटेशन फॉर अ बिजनेस लेटर टू अ कंपनी। जस्ट अभी बताया निम्नलिखित में से कौन सा वो करेक्ट सैल्यूटेशन है जब आप किसी कंपनी को एक बिजनेस लेटर लिखते हो। अब किसी कंपनी को आप बिजनेस लेटर लिखोगे तो कैसा रहेगा? ठीक है, एक बिजनेस लेटर अगर आप लिख रहे हो किसी को तो कैसा रहेगा? वहाँ पे माय डियर सर लिखोगे, डियर सर्स लिखोगे, हेलो लिखोगे, डियर मिस्टर कंपनी लिखोगे, क्या लिखोगे? तो मैंने भी बताया सैल्यूटेशन मतलब होता है अभिवादन। हिंदी में अगर हम बात करें, जब हम ऊपर लिखते हैं डियर सर, डियर मैम, उसे बोलते हैं सैल्यूटेशन। तो अभिवादन होता है जिससे हम लेटर शुरू करते हैं। जब एक बिजनेस लेटर किसी पर्सन को नहीं बल्कि पूरे कंपनी या किसी फर्म को एड्रेस किया जाता है, तो ट्रेडिशनल रूप से डियर सर्स यानी कि प्रिय महोदय का यूज़ किया जाता है। माय डियर सर ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, ये होगा नहीं, तो डियर सर्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब किसी पर्सन को आप नहीं लिख रहे हो, किसी कंपनी, पूरी कंपनी, किसी फर्म को आप लिख रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, तो वहाँ पे ट्रेडिशनली अपना डियर सर्स का यूज़ करोगे और इसे ही कहा जाता है सैल्यूटेशन। ठीक है, सैल्यूटेशन। नेक्स्ट पे आएंगे, द बॉडी ऑफ अ फॉर्मल लेटर कंटेन्स द, इसका बताना है सेंडर एड्रेस की डेट की मेन मैसेज रिसीवर्स एड्रेस। मतलब फॉर्मल लेटर का जो बॉडी होता है उसमें क्या कंटेंट्स होते हैं। बॉडी का मतलब क्या हुआ? मेन पार्ट। ठीक है, बॉडी का मतलब मेन पार्ट। फॉर्मल लेटर का जो मेन पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, किसी भी लेटर का जो मेन पार्ट होता है, किसी भी लेटर का बॉडी जो है ना, उसका वह पार्ट होता है जहाँ लेटर लिखने का असली रीज़न लिखा जाता हो, या असली रीज़न या असली मेन संदेश लिखा जाता हो। तो भेजने वाला जो पता रहेगा यानी कि सेंडर्स एड्रेस और तारीख, डेट पर आमतौर पर सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन वे बॉडी का पार्ट नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मैसेज हो जाएगा। बॉडी का मतलब क्या हुआ? मेन पार्ट। फॉर्मल लेटर का जो मेन पार्ट है वो क्या होता है? मेन मैसेज होता है। मतलब ये लेटर क्यों लिखा जा रहा है, किस रीजन लिखा जा रहा है, उसे हम बॉडी कहते हैं, उसे हम मेन मैसेज कहते हैं। ठीक है, मेन पार्ट कहते हैं। इन अ लेटर टू द एडिटर व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस। ठीक है, इन अ लेटर टू द एडिटर, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेटर टू द एडिटर, जब आप किसी एडिटर को लेटर लिखते हो
किसी एडिटर वाले लेटर में व्हाट इज़ द प्राइमरी, उसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है। तो लेटर टू द एडिटर यानी कि आमतौर पर किसी न्यूज़पेपर, किसी मैगजीन के एडिटर को लिखा जाता है। तो इसका मेन पर्पज जो होता है, प्राइमरी पर्पज जो होता है, वो किसी पब्लिक इशू यानी कि जो पब्लिक इशू जैसे कि आपके इलाके में गंदगी, पानी की कमी होना या किसी नई सरकारी नीति पर अपनी ओपिनियन राय व्यक्त करना, जनता का ध्यान आकर्षित करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आप किसी एडिटर को आप लिख रहे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो गया, चाहे वो किसी मैगजीन का एडिटर हो गया, चाहे वो न्यूज़पेपर का एडिटर हो गया, आप उसे लिख रहे हो तो उसका आपका प्राइमरी पर्पस क्या होगा, पब्लिक इशू ही होगा कि आपके इलाके में गंदगी है, पानी की कमी है, किसी सरकारी नीति पर अपनी ओपिनियन देंगे। तो यहाँ पे यही हो जाएगा, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन पब्लिक इशू। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, फॉर्मल लेटर शुड बी, एक फॉर्मल लेटर कैसा होना चाहिए तो ये बताना है। तो ये ध्यान रखना, जो फॉर्मल लेटर होता है ना, फॉर्मल लेटर बहुत ही संक्षिप्त होता है, यानी कि कंसाइज वे में होता है, यानी कि कम शब्दों में पूरी बात कह देना। और कैसा होता है फॉर्मल लेटर, क्लियर होता है, यानी कि जो आसानी से समझ आए। और कैसा होता है, पोलाइट होता है, बहुत ही विनम्र होना चाहिए फॉर्मल लेटर। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पोलाइट। कंसाइज मतलब कम शब्दों में आप पूरी बात कह दो, और एकदम क्लियर जो आसानी से समझ में आ जाए सामने वाले को, और बहुत ही पोलाइटली वे में वो लिखी हुई चीज़ें हैं। समझ में आया। ये लंबा, इनफॉर्मल या बहुत कठिन शब्दों जॉर्गन वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। व्हाट इज़ डायलॉग, डायलॉग क्या होता है, डायलॉग क्या है बताना है यहाँ पे। व्हाट इज़ डायलॉग, डायलॉग क्या है। देखिए डायलॉग जो होता है ना, जब हम डायलॉग लिखते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि जब भी कोई नया व्यक्ति, सबसे पहले जान लेंगे डायलॉग होता क्या है। डायलॉग का सीधा सीधा मतलब होता है बातचीत, हिंदी में हम बोलते हैं इसको संवाद, है ना, संवाद यानी कि बातचीत। ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली कॉन्वर्सेशन होती है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है। तो अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, उसे कहा जाता है डायलॉग। और जब केवल एक ही व्यक्ति एक लंबा स्पीच देता हो तो उसे मोनोलॉग कहते हैं। इन डायलॉग राइटिंग अ न्यू स्पीकर लाइन टिपिकली स्टार्ट्स। तो जब मतलब डायलॉग राइटिंग, जैसे कोई डायलॉग राइटिंग है तो उसमें न्यू स्पीकर की जो लाइन होती है वो कैसे स्टार्ट होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, जब हम डायलॉग लिखते हैं तो उसका एक इम्पॉर्टेंट नियम ये है कि जब भी कोई नया व्यक्ति बोलना शुरू करता है, यानी कि कोई न्यू स्पीकर बोलना शुरू करता है, तो उसकी जो बात है, यानी कि उसकी जो लाइन है वो हमेशा ऑन अ न्यू लाइन होनी चाहिए, यानी कि उसकी लाइनें नई लाइन से शुरू होनी चाहिए। इससे ना पढ़ने वाले को क्लियर रहता है कि अब कौन बोल रहा है। जैसे कोई प्ले हम पढ़ते हैं, अब प्ले में हमने देखा कि हैमलेट ये लाइन बोल रहा है, समझ में आया। अब फिर दूसरी लाइन कोई दूसरा कैरेक्टर बोल रहा है, कोई दूसरा कैरेक्टर, अब वो भी यही लाइन बोलेगा तो कैसे हमको समझ में आएगा। अब ये लाइन जो दूसरा कैरेक्टर है ना, वो वही लाइन, मतलब जो दूसरा कैरेक्टर जैसे गर्ट्रूड है या ओफिलिया है वो बोल रही है, तो वो दूसरा मतलब एक नई लाइन से वो बोलेगी, तभी तो हमको समझ में आएगा हाँ दूसरा कोई कैरेक्टर बोल रहा है। अब तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है, समझ में आया। तो जो न्यू स्पीकर की लाइन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ऑन द सेम लाइन होनी चाहिए, आफ्टर अ कॉमा होना कि ऑन अ न्यू लाइन की इनसाइड ब्रैकेट नहीं, ऑन अ न्यू लाइन होना चाहिए, जिससे रीडर को ये क्लियर रहे कि अब कौन चीज़ बोल रहा है, अब कौन बोल रहा है, यानी कि कौन कैरेक्टर अब बोल रहा है। जैसे आप मूवी देख रहे हो तो एक डायलॉग हीरो बोलता जाता है, और भी 2-4 लोग रहते हैं, जब दूसरा कैरेक्टर बोलेगा तो वो दूसरी नई लाइन से बोलेगा ना, ये सेम बात को थोड़ी ना दोहराएगा। तो एक न्यू लाइन हो जाए जिससे हमको क्लियर हो जाए कि अब कौन बोल रहा है। द प्राइमरी फीचर ऑफ एन इफेक्टिव डायलॉग इज, एक इफेक्टिव डायलॉग का प्राइमरी फीचर क्या है। देखिए एक इफेक्टिव डायलॉग वो होता है, एक प्रभावशाली डायलॉग वो होता है जो पढ़ने या सुनने में एकदम नेचुरल लगे, एकदम रियलिस्टिक लगे, एकदम स्वाभाविक लगे, रियलिस्टिक लगे, यानी कि ऐसा लगना चाहिए कि लोग असल ज़िंदगी में इसी तरह बात करते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन वर्ड्स या केवल ग्रामेटिकली रूप से सही सेंटेंस डायलॉग को क्या बना देते हैं, आर्टिफिशियल बना देते हैं। तो यहाँ पे आपका नेचुरल एंड रियलिस्टिक स्पीच करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ मीनिंग इन दिस डायलॉग, इस डायलॉग में कौन सी, व्हाट इज़ मिसिंग इन दिस डायलॉग, इस डायलॉग में क्या चीज़ मिसिंग है। आई एम, राम कह रहा आई एम गोइंग टू द पार्क, श्याम कह रहा दैट्स अ गुड आइडिया। पंक्चुएशन का मिसिंग है कि कोटेशन मार्क्स का कि या टॉपिक का किस सेटिंग का, ये बताना है। ठीक है,
देखिए याद रखना है, जब हम किसी स्टोरी, किसी प्ले, किसी नॉवल में डायलॉग लिखते हैं तो जो वर्ड कैरेक्टर द्वारा बोले जाते हैं उन्हें कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा जाता है। जैसे राम सेड, जैसे मैंने कहा राम सेड, ठीक है, राम सेड, फिर यहाँ पे हम कोटेशन मार्क्स रखेंगे, इन्वर्टेड कामाज रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई एम गोइंग टू द पार्क, ठीक है, पार्क। फिर यहाँ पे भी हम फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। तो इस तरह रहता है। तो यहाँ पे भी देखिए राम आई एम गोइंग टू द पार्क, राम ने कहा है, बाकायदा आपको यहाँ पे पूरा लिखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। डायलॉग मैंने बताया ना, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में जो बातचीत होती है वही डायलॉग है। तो यहाँ पे कमी किसकी है, कोटेशन मार्क्स की है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, द सब्सक्रिप्शन इन एन इनफॉर्मल लेटर टू अ फ्रेंड वुड बी। अभी तक तो फॉर्मल लेटर का था, समझ में आया। फॉर्मल लेटर का सब्सक्रिप्शन क्या था, योर्स फेथफुली। फॉर्मल लेटर का जब सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मैंने बताया ना, जो एंडिंग होती है उसे बोला जाता है। ये तो फॉर्मल लेटर का हो गया योर्स फेथफुली। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है इनफॉर्मल लेटर में, जब आप इनफॉर्मल लेटर में स्टैंडर्ड क्लोजिंग करते हो, इनफॉर्मल लेटर में जब आप क्लोजिंग करते हो तब आप क्या लिखते हो। देखिए सब्सक्रिप्शन मैंने बताया, सब्सक्रिप्शन मतलब समापन जब आप करते हो इनफॉर्मल लेटर। जैसे आप किसी दोस्त या परिवार को कोई लेटर लिख रहे हो और वो बहुत पर्सनल है, इनफॉर्मल मतलब ही होता है पर्सनल, ठीक है, इनफॉर्मल मतलब ही होता है पर्सनल, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो वहाँ पे आप जब आप किसी दोस्त को या किसी अपने परिवार को लिखते हो लेटर, तो जब लास्ट में सब्सक्रिप्शन करते हो, समापन करते हो, एंडिंग करते हो, तो आप क्या लिखते हो। तो ध्यान रखना है, ये थोड़ा पर्सनल रहता है। तो योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली का यूज़ योर्स फेथफुली हो गया, या आप याद रखोगे योर्स सिंसियरली, ठीक है। तो चीज़ें ध्यान रखनी है, योर फेथफुली हो गया, ये योर्स सिंसियरली। ये दोनों किसके सब्सक्रिप्शन है, ये फॉर्मल लेटर के हैं, ठीक है, फॉर्मल लेटर के सब्सक्रिप्शन है। बाकी आपका अगर आप इनफॉर्मल लेटर का सब्सक्रिप्शन क्या होगा, जैसे आप इनफॉर्मल लेटर में एंडिंग कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, जैसे दोस्तों के लिए लिख रहे हो, परिवार के लिए, तो आप क्या करोगे, योर्स लविंग लिखोगे, तुम्हारा प्यारा, या योर लविंग फ्रेंड का यूज़ करोगे, यही तो करोगे। तो यहाँ पे योर्स लविंग हो जाएगा, लविंगली, योर्स लविंगली। या फिर आप ये भी डाल सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, योर लविंग फ्रेंड भी, जैसे आप किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो तो ये लास्ट में आप एंडिंग इसकी ऐसे ही करते हो ना। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे 14 लाइन पोएम विद स्पेसिफिक राइम स्कीम इज कॉल्ड। तो ये तो सभी को पता है, 14 लाइन की पोएम होती है और एक स्पेसिफिक राइम के साथ होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम सोनेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे रेनेशा वॉज रीबर्थ ऑफ इंटरेस्ट इन। जो रेनेशा है वो एक रीबर्थ है, ठीक है, इन ऑफ इंटरेस्ट इन, किस में इंटरेस्ट दिखाया। तो रेनेशा जो होता है ना, लगभग 14 या 17 सेंचुरी के यूरोपीय मूवमेंट था, एक यूरोपियन मूवमेंट था, जिसका मतलब होता है पुनर्जन्म, रीबर्थ। यानी कि ये मिडिल एज के बाद जो भी क्लासिकल ग्रीक या रोमन कल्चर, कला, लिटरेचर में रुचि का रीबर्थ था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन कल्चर। जॉन डन इज़ द लीडिंग फिगर ऑफ विच स्कूल ऑफ पोइट्री। तो जो जॉन डन है ना, ये लीडिंग फिगर थे किस स्कूल ऑफ पोइट्री के। तो ये भी इजी है, जॉन डन 17th सेंचुरी के एक प्रोमिनेंट राइटर थे, इन्हें मेटाफिजिकल पोएट यानी कि मेटाफिजिकल ग्रुप का सबसे प्रमुख राइटर माना जाता है। इनकी जो पोइट्रीज़ है वो इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट, कंसीट्स के लिए जानी जाती है। तो मेटाफिजिकल पोएट्स इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे विच मूवमेंट एम्फसाइज इमोशन, नेचर एंड इंडिविजुअल। कौन सा मूवमेंट है जो इमोशन पे जोर देता था, नेचर पे जोर देता था, इंडिविजुअल पे जोर देता था। तो वो कौन सा मूवमेंट था। ये जो मूवमेंट था ये 18th सेंचुरी के 18th सेंचुरी के एंड और 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एक आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट था। इसमें रीज़न और इमोशन, इसमें रीज़न के बजाय इमोशन, नेचर और इंडिविजुअल की इमोशन पर जोर दिया गया। तो वो जो मूवमेंट था वो रोमांटिसिज्म था।
ब्लैंक वर्ड्स इज, ब्लैंक वर्ड्स क्या है? ब्लैंक वर्ड्स पोइट्री लिखने की एक स्टाइल है। इसमें पोइट्री, इसमें जो पोयम है ना वो अनराइम्ड होती है, यानी कि लाइनों के लास्ट में राइम नहीं होती, लेकिन इसमें एक डिफिनिट मीटर का यूज़ होता है जिसे आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं, जैसे शेक्सपियर वगैरह ने यूज़ किया था। नेक्स्ट पे आएंगे, एन एलिगरी इज अ शॉर्ट स्टोरी। एलिगरी क्या होती है? एलिगरी एक शॉर्ट स्टोरी है। तो एलिगरी ना एक ऐसी कहानी या एक ऐसी पोयम या एक ऐसी तस्वीर होती है जिसका एक हिडन और सिंबॉलिक मीनिंग होता है। कहानी के कैरेक्टर्स और इवेंट्स और अक्सर बड़े बड़े मॉरल या सोशल या पॉलिटिकल विचारों के प्रतीक होते हैं, तो हैज़ अ हिडन अ सिंबॉलिक मीनिंग। नेक्स्ट पे आएंगे, अ ट्रेजेडी इन ड्रामा टिपिकली एंड्स इन। ड्रामा में जो ट्रेजेडी है वो किस पर एंड होती है? देखिए ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है? ट्रेजेडी एक ऐसा प्ले है ना जिसका एंडिंग बहुत दुखद होता है, ठीक है, ट्रेजिक होता है। इसमें आमतौर पर जो प्रोटैगनिस्ट है यानी कि जो मेन हीरो है उसका डाउनफॉल दिखाया जाता है या उसकी डेथ दिखाई जाती है, जो ऑडियंस के अंदर क्या भर देता है? पिटी एंड फियर की भावनाएं जगाती हैं। तो डाउनफॉल और डेथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, इम्प्रेशनिज्म इन लिटरेचर फोकसेस ऑन। तो लिटरेचर में जो इम्प्रेशनिज्म है ये किस पर फोकस करता है? देखिए इम्प्रेशनिज्म मतलब होता है प्रभाववाद। ये जो इम्प्रेशनिज्म है ना ये एक ऐसी लिटरेरी स्टाइल है जो किसी घटना या किसी सीन का ऑब्जेक्टिव वर्णन के बजाय, यानी कि जैसे कोई घटना हो गया, कोई सीन हो गया ना, उसका ना ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन नहीं देता है, बल्कि राइटर का जो सब्जेक्टिव परसेप्शन है, यानी कि राइटर का जो पर्सनल धारणा है, उसके जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो सेंसरी डिटेल्स हैं, यानी कि राइटर उस पल में कैसा देखा, कोई भी चीज़, कोई घटना कैसे देख रहा है, कैसे सुन रहा है, कैसे महसूस कर रहा है, उसको यहाँ पे उस पर ध्यान दिया जाता है, ना कि उसका उस घटना का या उस सीन का कोई ऑब्जेक्टिव वर्णन नहीं देता, बल्कि उसका पर्सनल, यानी कि राइटर का खुद का पर्सनल परसेप्शन जो उसका है वो देता है। यानी कि उस पल में जब कोई घटना घटी तो उस पल में राइटर ने कैसा फील किया, कैसा देखा, वो चीज़ पर ध्यान देता है। तो सब्जेक्टिव परसेप्शन एंड सेंसरी डिटेल्स पर ध्यान देता है। द हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ, हीरोइक कपलेट जो है कंसिस्ट ऑफ, देखिए हीरोइक कपलेट में भी 2 लाइनें होती हैं, ठीक है, 2 लाइनें की होती है, दोनों लाइनें इक्वल लेंथ में होती हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, दोनों लाइनें राइम करती हैं ए या बी, ठीक है। तो 2 लाइन ऑफ राइमिंग आयम्बिक में, लेकिन ये आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, अलेक्जेंडर पॉप ने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। प्री रेफेलाइट्स लाइक डीजे रोसिटी वॉज इंस्पायर्ड बाई। तो प्री रेफेलाइट में जो डीजे रोसिटी है वो किससे इंस्पायर्ड थे? तो याद रखना प्री रेफेलाइट जो है ना ये 19th सेंचुरी विक्टोरियन के इंग्लिश पेंटर्स और पोएट्स का एक समूह था, एक ग्रुप था। वे मानते थे कि राफेल जो है, राफेल एक फेमस रेनेसां पेंटर था, उसके बाद जो कला आई ना वो भ्रष्ट हो गई, इसलिए वे राफेल से पहले की जो मिडिवल आर्ट थे, जो कल्चर थे, उसकी सादगी, उसको विस्तार, उसके धार्मिक विषयों से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो मिडिवल आर्ट एंड कल्चर समझ में आ रहा है? प्री रेफेलाइट इन्हीं को मानते थे, ठीक है। ये एक इंग्लिश पेंटर्स और पोएट्स का ग्रुप था। इनका मानना था कि राफेल ना एक वो था, एक फेमस रेनेसां पेंटर था। तो इनको लगता था कि राफेल के बाद जो कला थी ना वो भ्रष्ट हो गई। राफेल से पहले मिडिवल आर्ट रहा करता था, कल्चर रहा करता था, उसकी सादगी, उसका विस्तार, इनसे काफ़ी प्रभावित थे प्री रेफेलाइट्स पोएट्स। अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम सेलिब्रेटिंग द डीड्स ऑफ अ हीरो इज एन। तो ये बताना है, ठीक है। लॉन्ग नैरेटिव पोयम है सेलिब्रेटिंग द डीड्स ऑफ हीरोइक इज अ एपिक ओड, एलेजी या लिरिक। तो ये भाई एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है जो किसी हीरो के कारनामों को दिखाता है, एक लंबी कहानी या कहने वाली नैरेटिव पोयम है जिसमें किसी महान हीरो या देवता के वीर और साहसिक कामों को दिखाया जाता है, जैसे कि रामायण, महाभारत, एपिक। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ फॉर्म परफेक्टेड बाय। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग ये एक फॉर्म है किसके द्वारा परफेक्ट किया गया है? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग ध्यान रखना ये एक ऐसी पोयम है ना जिसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है और किसी चुपचाप सुन रहे, यानी कि इसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है और एक साइलेंट लिसनर होता है जिससे वो फिक्शनल कैरेक्टर बात कर रहा होता है, जिससे उसकी मानसिकता का पता चलता है। तो इस स्टाइल को ना रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी पोइट्री माई लास्ट डचेस और एंड्रिया डेल शार्टो में परफेक्टेड हासिल किया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, कॉमेडी इज प्राइमरली इंटेंडेड टू। कॉमेडी क्या है? मुख्य रूप से जो कॉमेडी है वो क्या है? देखिए कॉमेडी का मतलब हैप्पी एंडिंग, ठीक है। ये एक लिटरेरी जॉनरा है
जिसका मेन पर्पस क्या होता है, ऑडियंस या रीडर को अम्यूज़ करना, यानी कि हंसाना, इंटरटेन करना। और आमतौर पर इसका जो एंडिंग होती है वो हैप्पीली होती है, जैसे लास्ट में सबकी शादी हो जाती है। तो बी अम्यूजिंग एंड बी एंड हैप्पीली, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, मॉडर्निज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट इमर्ज्ड। जो मॉडर्निज्म है वो एक लिटरेरी मूवमेंट के रूप में है, ठीक है। तो मॉडर्निज्म क्या होता है, कब से कब तक है मॉडर्निज्म का, ये बताना है। देखिए, मॉडर्निज्म लिटरेरी और एक आर्टिस्टिक मूवमेंट था जो अर्ली 20वीं सेंचुरी में, स्पेशली जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था ना उसके बाद उभरा, ठीक है। उसके बाद ये आया था और इसने परंपराओं को तोड़ दिया और नए प्रकार की राइटिंग का यूज़ किया, जिसे हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, इन द अर्ली 20वीं सेंचुरी। तो वो मॉडर्निज्म में ही उसका यूज़ किया गया था, किसका, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। अब बायोग्राफी क्या होता है, ठीक है। बायोग्राफी क्या है, ये किसी पर्सन के जीवन की कहानी होती है जिसे समवन एल्स, यानी कि किसी दूसरा व्यक्ति लिखता है। यदि कोई पर्सन अपनी जीवन की कहानी खुद लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। फ्री वर्ड्स इज पोएट्री दैट लाइक्स। फ्री वर्ड्स, पोएट्री में फ्री वर्ड्स पाया जाता है जिसमें क्या चीज़ की कमी होती है। देखिए, फ्री वर्ड्स एक ऐसी पोएट्री होती है ना जिसमें कोई बंधा हुआ नियम नहीं होता, मतलब कोई रूल रेगुलेशन उसमें नहीं होता। इसमें सिर्फ कंसिस्टेंट राइम स्कीम और मीटर नहीं होता है। तो कंसिस्टेंट राइम स्कीम और मीटर, देखिए फ्री वर्ड्स में नो मीटर नो राइम, बस इतना ध्यान रखना है, फ्री रहता है। न्यू क्लासिसिज्म वॉज कैरेक्टराइज बाय अ बिलीफ इन, इसका बताना है। जो न्यू क्लासिसिज्म है वॉज कैरेक्टराइज बाय, किसके द्वारा कैरेक्टराइज बाय किया गया है। और ये लोग ना, न्यू क्लासिसिज्म जो लोग थे ना, जो राइटर थे, ये लोग किस पे विश्वास रखते थे। न्यू क्लासिसिज्म मेनली देखा जाए तो 18वीं सेंचुरी एक लिटरेरी मूवमेंट था जो एंशियन ग्रीक और रोमन राइटर से प्रेरित थे। ये मूवमेंट जैसे कि अलेक्जेंडर पॉप वगैरह, जोसेफ एडिसन वगैरह, ये लोग इन्हीं से, प्राचीन ग्रीक रोमन राइटर से काफ़ी प्रेरित थे। और ये इमोशन और इमेजिनेशन पर ध्यान नहीं देते थे, ये बल्कि ऑर्डर, रीज़न एंड विट पर ज़्यादातर ध्यान दिए, ठीक है, ये ज़्यादा महत्व देते थे। सरेलिज्म अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस द वर्किंग्स। जो सरेलिज्म है, सरेलिज्म क्या होता है, देखिए जो सरेलिज्म है ना, ये 20वीं सेंचुरी का एक मूवमेंट था। सरेलिज्म 20वीं सेंचुरी का एक मूवमेंट था जो लॉजिक और कॉन्शियस माइंड से परे जाना चाहता था। मतलब ये तर्क की बात नहीं करता था, ना ही चेतना की, बल्कि इससे परे जाना चाहता था। इसने ड्रीम्स और कॉन्शियस माइंड की दुनिया को कला और लिटरेचर में एक्सप्रेस करने का प्रयास किया, यानी कि ड्रीम और कॉन्शियस माइंड को दोनों को मिलाया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा द सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, एन एलेजी इज अ पोएम ऑफ। एलेजी क्या है, एलेजी एक सीरियस पोएम है, ठीक है, जो आमतौर पर किसी नियर डियर के डेथ पर लिखी जाती है उनके लेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मॉर्निंग एंड लेमेंटिंग करेक्ट हो जाएगा। ट्रेवल राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ। ट्रेवल राइटिंग किसका फॉर्म है, देखिए ट्रेवल फिक्सन का है कि ड्रामा का, कि नॉन फिक्शनल प्रोज का है, कि पोइट्री का है। तो ध्यान रखना, ट्रैवल राइटिंग ऐसी राइटिंग है ना जिसमें राइटर अपनी यात्रा के, जैसे कोई राइटर है वो यात्रा कर रहा है और अपने एक्सपीरियंस जो उसके हैं, मतलब जो भी अनुभव वो फील कर रहा है यात्रा करते समय, या जो जगह पर वो गया, सांस्कृतिक, उसका वर्णन करता है। चूँकि ये रियल इवेंट पर आधारित होते हैं इसलिए इसे नॉन फिक्शनल प्रोज में माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, शेक्सपियर सोनेट 138 व्हेन माय लव स्वेयर एक्सप्लोर। तो शेक्सपियर का जो सोनेट है 138 व्हेन माय लव स्वेयर्स, इसके मतलब ये किस बारे में है, क्या चीज़ एक्सप्लोर करता है। देखिए शेक्सपियर का जो सोनेट है 138, ये एक जटिल रिश्ते के बारे में, एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। इसमें जो पोएट है वो बूढ़ा हो रहा है और उसकी जो प्रेमिका है वो बेवफा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और जानते हैं कि दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। जो पोएट है वो भी जान रहा है कि मेरी प्रेमिका बेवफा है और जो प्रेमिका वो भी जान रही है कि मेरा जो प्रेमी है वो बूढ़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, भी जानते हैं कि दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, फिर भी वो इस धोखे को एक्सेप्ट करते हैं। और प्रेमियों के बीच में, उन दोनों लवर्स के बीच में एक आपसी जानबूझकर किया गया धोखा है, म्यूचुअल विलिंग डिसेप्शन है। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। In Milton's On His Blindness, the poet concludes the God requires
मिल्टन की बात करेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, जो पोएट है वो लास्ट में कंक्लूड करते हैं क्या, तो मिल्टन इस सोनेट में देखेंगे तो पोएट अपने ब्लाइंडनेस के कारण गॉड की सेवा न कर पाने से दुखी हैं। तो लास्ट में पेशेंस उन्हें समझाता है कि ईश्वर के महान कामों की ज़रूरत नहीं है, वे भी सच्ची सेवा करते हैं जो केवल पेशेंस रखते हैं और ईश्वर द्वारा दिए गए जो हल्के बोझ हैं, माइल्ड योक हैं, उनको सहन करते हैं। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। जॉन डन की द कैनोनाइजेशन यूजेस व्हाट सेंट्रल मेटाफर, तो जॉन डन ने कैनोनाइजेशन में एक सेंट्रल मेटाफर का यूज़ किया। उस मेटाफर क्या है, देखिए जॉन डन ने इस पोइट्री में क्या बताया है, पोएट दुनिया की क्रिटिसिज्म के जवाब में अपने प्यार को डिफेंड करते हैं। मतलब इनको लगता है कि इनके प्यार को सब लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इनके प्यार को कोई जान नहीं रहा, मान नहीं रहा है, तो ये अपने प्यार को डिफेंड कर रहे हैं और तर्क देते हैं कि जो मेरा प्यार है ना वो इतना प्योर है, इतना स्पिरिचुअल है कि वो प्रेम के संत बन जाएंगे, यानी कि लवर्स एज सेंट्स बन जाएंगे और फ्यूचर के जो प्रेमी है ना वो उनको कैनोनाइज करेंगे, यानी कि मेरी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लवर्स एज सेंट्स। अलेक्जेंडर पॉप का रेप ऑफ द लॉक कैंटो फर्स्ट जो है इज़ अ मॉक एपिक दैट सेटराइज, ठीक है। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर पॉप की जो रेप ऑफ द लॉक कैंटो फर्स्ट है ये एक मॉक एपिक है। ये इसमें ना अलेक्जेंडर पॉप किसका मजाक उड़ाए हैं, ठीक है। तो रेप ऑफ द लॉक मॉक एपिक है, ये हाई सोसाइटी की जो ट्रिविलिटीज़ है, यानी कि जो इसे उच्च समाज के जो लोग हैं वो छोटे मोटे झगड़े करते हैं, तुच्छ झगड़े करते हैं, इनका मजाक उड़ाया है। एक इसमें क्या है कि एक लॉर्ड द्वारा एक लेडी के बालों की लट काटने की छोटी सी घटना को एक एपिक की तरह दिखाया गया है। द ट्रिबिलिटीज़ ऑफ हाई सोसाइटी, यानी कि हाई सोसाइटी के जो झगड़े हैं, छोटे मोटे झगड़े हैं, तुच्छ झगड़े हैं, उसको बड़ा बनाकर दिखाना, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ पे आएंगे ग्रे एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड मेडिटेटर्स ऑन। तो जो थॉमस ग्रे का एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड है वो किसके बारे में है, देखिए थॉमस ग्रे का जो कंट्री चर्च यार्ड है वो एक शोक गीत है, एक एलजी है, एक गांव के कब्रिस्तान में सनसेट के समय लिखी गई है, ठीक है। तो पोएट उन ग्रामीण यानी कि उन गरीब ग्रामीण के सरल गुमनाम लाइफ यानी कि अनरिमेम्बर्ड लाइफ्स ऑफ पुअर विलेजर्स पर विचार करते हैं, मेडिटेट करते हैं, जो वहाँ दफन है, जिनकी टैलेंट को दुनिया ने कभी जान ही नहीं पाया, तो उनके बारे में ये विलाप करते हैं। वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे इज़ अ पोएम प्राइमरली अबाउट, तो वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन एबे है एक पोयम है, किसके बारे में है, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे क्या है, ये मतलब टिंटन एबे के पास जो वर्ड्सवर्थ है ना, ये पोइट्री टिंटन एबे के पास 5 साल बाद लौटने पर लिखी गई है। और ये पोयम मेनली देखा जाए तो मेमोरी यानी कि नेचर की यादें उन्हें शहर में कैसे शांति देती है और नेचर का मनुष्य के मन में कितना डीप स्पिरिचुअल प्रभाव पड़ता है, शक्ति के बारे में। तो द पावर ऑफ मेमोरी एंड नेचर, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे इन सैली की ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है। तो ओड टू द वेस्ट विंड, द विंड इज़ अ सिंबल ऑफ, जो विंड है वो किसका सिंबल है, देखिए सैली की इस पोएम में अगर हम देखें वेस्ट विंड एक पावरफुल सिंबल है। जो पुराने पत्तों को यहाँ पे उन्होंने बोला ना, जो पुराने पत्तों को क्या करती है, डिस्ट्रक्ट करती है, यानी कि नष्ट करती है और नए बीजों को फैलाती है। तो पुराने पत्ते यानी कि सैली को यहाँ पे पुरानी व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्था है, तो जब हवा चलती है जैसे पुराने पत्ते को फेंक दिया जाता है, पुराने पत्ते को उड़ा ले जाती है, वैसे दुनिया में जो पुरानी व्यवस्था है वो भी ख़त्म होनी चाहिए। और जैसे हवा प्रिजर्वर का भी काम करती है, यानी कि नए बीजों को भी फैलाती है, तो उसी तरह नए विचार भी दुनिया में फैलने चाहिए। तो ये डिस्ट्रक्शन और प्रिजर्वेशन दोनों की पावर जो क्रांति ला सकती है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन, उन्होंने हवा को डिस्ट्रॉयर भी कहा है और प्रिजर्वर भी कहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे कीट्स की ओड ऑन अ ग्रेशियन और कंक्लूड्स विद द लाइन। तो कीट्स की जो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न है ये किस लाइन पे ख़त्म होती है, तो कीट्स की ये जो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न है ये प्राचीन एक कलश है ना, उस पर बने पिक्चर्स को देखकर लिखी गई है। पोएट कलश को जो ना टेम्परेरी कला यानी कि परमानेंट जो आर्ट है और जो मॉडर्न लाइफ की तुलना करते हैं, ठीक है। पोएम की फेमस लाइन यही है, इसी पे ख़त्म होती है, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। नेक्स्ट पे आएंगे द स्पीकर इन ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस। तो ब्राउनिंग की जो माई लास्ट डचेस में जो स्पीकर है वो कौन है, तो ब्राउनिंग की ये जो माई लास्ट डचेस है ना, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जो वह एक दूत को अपनी पिछली रानी यानी कि अपनी लास्ट डचेस मतलब रानी, अपनी पिछली रानी के रानी का पिक्चर दिखाते हुए बताता है
कि वो उससे इतना नाराज़ क्यों है, क्योंकि वो सब पर मुस्कुराती थी और कैसे उसने पॉसिबिलिटी शायद मरवा दिया हो। तो वो बहुत ही एरोगेंट और रूथलेस ड्यूक है, ठीक है, जो स्पीकर है। नेक्स्ट पे आएंगे डब्ल्यू बी येट्स का इज द सेकेंड कमिंग यूजेज द इमेज ऑफ वाइंडिंग जायर टू सजेस्ट। तो डब्ल्यू बी येट्स में जो सेकेंड कमिंग है जिसमें इन्होंने एक वाइंडनिंग जायर का इमेज यूज़ किया, ये क्या सजेस्ट देता है। देखिए ईट्स की ये जो पोयम है ना, वाइंडनिंग जायर यानी कि चौड़ा होता हुआ भंवर, जो कि एक सिंबल है जो दिखाता है कि सभ्यता अपने सेंटर से दूर जा रही है और अपना नियंत्रण खो रही है। तो सामाजिक और जो हिस्टोरिकल केओस है वो एक एरा के अंत का प्रतीक है। तो सोशल एंड हिस्टोरिकल केओस के बारे में बताया इन्होंने। नेक्स्ट पे आएंगे टी.एस. इलियट का द वेस्ट लाइन बिगिन विद द फेमस लाइन। तो टी.एस. इलियट का जो वेस्ट लाइन है वो किस फेमस लाइन से शुरू होता है, ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो लाइनें से मुझे जेफरी चौसर याद आ गए। जेफरी चौसर का द कैंटरबरी टेल्स है, उसमें उन्होंने इन्होंने अप्रैल को क्रूलेस्ट मंथ कहा है, लेकिन उन्होंने प्लेजर मंथ कहा है कि अप्रैल का जो महीना है वो वसंत का महीना है और वो एक प्लेजर लेके आता है, लेकिन इन्होंने इसमें क्या कहा है, क्रूलेस्ट मंथ कहा है, सबसे क्रूर महीना कहा है। तो यहाँ से भी एक हमको ये मिलता है कि हमें चौसर की याद आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। एक मेंशन मिला है यहाँ पे कि इन्होंने अप्रैल के महीने को क्या कहा है, क्रूर महीना, और उन्होंने प्लेजर, ठीक है, उसी चीज़ को वो अच्छा कह रहे हैं और ये ख़राब कह रहे हैं। खैर वेस्टलैंड इसी लाइनों से शुरू होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग कंक्लूड्स विद। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम में स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, इसके लास्ट में मतलब ये जो पोयम है लास्ट में किस में ख़त्म होती है। देखिए लास्ट में अगर देखेंगे ये पोयम में ना पोएट बर्फीले जंगल की ब्यूटी को देखने के लिए रुकते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन की ड्यूटीज़ की याद आती है। और पोइट्री की लास्ट लाइनें जिन्हें वो दोहराते हैं, रिफ्रेन भी इसमें है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये ठीक है, ये लाइन इसी पे ख़त्म होती है लाइनें। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पोयम 11 क्रिटिसाइज। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है यानी कि पोयम नंबर 11, वो इसमें किसके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, लीव द चैंटिंग, यही है ना पोयम नंबर 11 का जो टाइटल है, जो लीव दिस चैंटिंग से शुरू होती है ना, लीव दिस चैंटिंग, इसी से शुरू होती है, लीव दिस चैंटिंग। तो इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किसकी किया है, इसमें जानते हो पोएट पूजा करने वालों से कहते हैं कि वो मंदिर में भगवान को खोजना बंद कर दें। ये पोइट्री खाली रीति रिवाज और चैंटिंग की आलोचना करती है, कहते हैं कि भगवान गरीबों और जो मेहनत करते हैं उनके साथ हैं, इसलिए खाली मंदिर में भगवान को खोजना बंद कर दो, एम्प्टी रिचुअल्स एंड चैंटिंग। नेक्स्ट पे आएंगे नेजिम इज़ेकिएल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कॉन्ट्रास्ट। तो नेजिम इज़ेकिएल की जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है वो किसके बारे में है। देखिए इस पोयम में जो पोएट है, पोएट की माँ को बिच्छू काट लेता है, गांव वाले इसे ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन का सहारा लेते हैं, अंधविश्वास का प्रार्थना करते हैं, जबकि पोएट के जो पिता होते हैं वो एक रेशनलिस्ट होते हैं, यानी कि दवा और विज्ञान का यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये पोएम जो ना ये सुपरस्टिशंस और रेशनलिज्म के बीच में एक कंट्रास्ट को दिखाती है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। कमला दास की एन इंट्रोडक्शन इज़ अ पोयम ऑफ। तो कमला दास का जो एन इंट्रोडक्शन है ये किसके बारे में है, तो कमला दास का जो एन इंट्रोडक्शन है एक बहुत ही पर्सनल और पावरफुल पोयम है। इसमें एक महिला और एक महिला जो कि राइटर है, एक लेखिका के रूप में अपनी आइडेंटिटी में बात करती है, ठीक है, पैट्रियार्की और सामाजिक नियमों को चुनौती देती है, और ये फेमिनिस्ट सेल्फ असर्शन की पोयम है, ठीक है, महिला के बारे में है। विटमैन की ओ कैप्टन माई कैप्टन इज़ एन एलिजी फॉर। तो विटमैन की ओ कैप्टन माई कैप्टन एक एलिजी है, किसके बारे में है, तो ये एक एलिजी है जब अमेरिकी सिविल वॉर हुआ था, उसके लास्ट में जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी गई थी। पोयम में कैप्टन लिंकन है और जो शिप यानी कि शिप जो है वो अमेरिका है जो अपनी यात्रा पूरी कर चुका है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ठीक है। नेक्स्ट पे इन्होंने इसी पे लिखा है टेनिसन की यूलिसेस इज़ अ पोयम दैट चैम्पियंस। तो टेनिसन की यूलिसेस भी एक पोयम है जो किसके बारे में बात करती है। तो इस पोयम में भी जो हीरो है यूलिसेस वो बूढ़ा हो गया है, घर लौट आया है, लेकिन वो शांति से बैठने से ऊब चुका है। वो एक रिटायरमेंट के बजाय भी डेथ तक अपनी ज्ञान और रोमांच की खोज जारी रखना चाहता है,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, द परसूट ऑफ नॉलेज एंड एडवेंचर। लास्ट में बोलता है ना, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू एल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नेक्स्ट पे आएंगे, अर्नोल्ड की डोवर बीच यूजेस द शीट सिंबलाइज। तो अर्नोल्ड की जो डोवर बीच है वो किसके बारे में है? तो अर्नोल्ड की जो डोवर बीच है वो पोएट, इसमें पोएट ना समुद्र की लहरों की उदास साउंड को सुनते हैं, उसकी तुलना सी ऑफ फेथ से करते हैं, यानी कि आस्था के सागर से करते हैं, जो कभी भरा हुआ था लेकिन अब पीछे हट रहा है। तो ये विक्टोरियन एज में जो धार्मिक आस्था के पतन और नुकसान का सिंबलाइज है। ठीक है, तो द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ पढ़ाया है, ये सब आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। एमिली डिकिंसन का सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, सब पढ़ाया इसमें, जितना भी पोइट्री अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए पोइट्री के ना, सारा पढ़ाया मैंने, आपके यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ाया है। ठीक है, सारी क्लासेस हैं एलटी की, अगर आप देखना चाहते हो तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सारी क्लासेस एलटी की 45 क्लासेस हैं जो आपकी थ्योरी क्लासेस हैं। एमिली डिकिंसन की सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट सजेस्ट दैट। तो एमिली डिकिंसन की जो सक्सेस इज काउंटेस्ट है ये किसके बारे में है? तो एमिली डिकिंसन की ये जो पोइट्री बताती है सक्सेस यानी कि सफलता का असली टेस्ट वो लोग बेहतर समझते हैं जो कभी सफल नहीं हुए। मतलब पोएम कहती है कि जीत का सही अर्थ समझने के लिए ना, टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टार, यानी कि हार की ज़रूरी है, यानी जो लोग असफल होते हैं वो सफलता का सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। दोज हु फेल आर बेस्ट एबल टू अंडरस्टैंड सक्सेस, ये एक वो आपका क्या है, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ठीक है, पैराडॉक्स है, मतलब जो लोग फेल होते हैं वही सफलता का असली मतलब समझ सकते हैं, सफलता की असली जीत तो वही समझते हैं ना। ड्रेक वॉलकट का अ फॉर क्राई फ्रॉम अमेरिका एक्सप्लोर द पोएट्स, ये मैंने छोड़ दिया उसमें, ये नहीं पढ़ाया। तो ड्रेक वॉलकट एक कैरिबियाई पोएट थे जिनकी जड़ें अफ्रीका और यूरोप दोनों में थी। तो ये पोएम जो ना अफ्रीका में जो मऊ अपराइजिंग हुआ था, यानी कि मऊ जो विद्रोह हुआ था उसके दौरान उनका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वह अपनी डिवाइडेड हेरिटेज, यानी कि अपनी अफ्रीकी जड़ों जहाँ से वो जुड़े थे और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के बीच में बटा हुआ फील करते हैं, तो डिवाइडेड हेरिटेज। नेक्स्ट पे आएंगे, हु आर द थ्री विचेस प्रोफेसाइजिंग टू आ शेक्सपियर मैकबेथ। तो थ्री विचेस कौन है? मैकबेथ में वो थ्री विचेस कौन है, मतलब क्या करती हैं, ये किसके बारे में प्रोफेसाइंग करती हैं? तो तीनों जो शुरुआत में क्या होता है, मैकबेथ की शुरुआत में तीनों जो विचेस हैं वो दो स्कॉटिश जनरल से मिलती हैं और वो मैकबेथ से भविष्यवाणी करती है कि वो राजा बनेगा। बैंको से भविष्यवाणी करती हैं वो राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसके जो डिसेंडेंट्स हैं वो राजा बनेंगे। तो मैकबेथ एंड बैंको। इन 12th नाइट वियोला डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज, तो ये याद रखना है, सेबेस्टियन नहीं सेबेस्टियन नहीं, सिजेरियो। ठीक है, सिजेरियो। जब वियोला अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है तो सिजेरियो ही तो बनती है। नेक्स्ट पे आएंगे, द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिवॉल्व्स अराउंड। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या, मतलब पूरा प्ले किसके इर्द गिर्द घूमता है? तो पूरा प्ले इसी पे एक बॉन्ड के इर्द गिर्द घूमता है जिस पर एंटोनियो ने साइन किए थे अपने दोस्त बेसेनियो के लिए साइलोक से पैसे उधार लेते समय। वो इस बात पर एग्री होता है यदि वो पैसे नहीं चुका पाए तो वो साइलोक के उसके बॉडी से अ पाउंड ऑफ फ्लेश ले सकता है। तो पूरी स्टोरी है इसी के इर्द गिर्द घूमती है। बेन जॉनसन की एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज़ अ, तो बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये क्या है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की कॉमेडी लिखने के लिए ये फेमस है जिसे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहा जाता है। ये इस थॉट पर बेस्ड है कि हर इंसान का व्यवहार उसके शरीर में चार मौजूद ह्यूमर्स में से किसी एक का डोमिनेंस से तय होता है जो उसे एक्सेंट्रिक बना देता है, मतलब सनकी बना देता है। मतलब इनमें ये पता चलता है, ये जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है ना, वो इस थॉट पर बेस्ड है कि हर इंसान के अंदर ना चार प्रकार के ह्यूमर्स पाए जाते हैं, चार प्रकार के तरल पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है ब्लड, एक होता है कफ, एक होता है येलो बाइल, एक होता है ब्लैक बाइल। और इन चार प्रकार के पदार्थ हर इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन अगर ये एक भी पदार्थ कोई ज़्यादा हो गया यानी कि उस पर हावी हो गया तो समझ लो इंसान सनकीपना करेगा। नेक्स्ट पे आएंगे, ड्राइडन की ऑल फॉर लव इज़ अ रिटेलिंग ऑफ द स्टोरी। तो ड्राइडन की ऑल फॉर लव ये किसकी स्टोरी को रिटेल कर रहा है? तो याद रखना, एंटनी एंड क्लोपेट्रा। ये भी सब पढ़ाया है, जितना भी ड्रामा है ना यहाँ पे चल रहा है ये भी सब यूट्यूब पे पढ़ाया है। आपके ड्रामा तो पूरा ही कंप्लीट किया है। देखिए यहाँ पे जो बात हुई है ना
तो ऑल फॉर लव ये जो है ना, ये आपके शेक्सपियर के एंटोनी क्लियोपेट्रा की कहानी पर पूरी तरह से बेस्ड है, ठीक है, ऑल फॉर लव, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, बर्नार्ड शॉ की आर्म्स एंड द मैन, ये किसका मतलब मजाक उड़ाता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन, ये एक सटायर है, ये वॉर और लव के बारे में झूठे रोमांटिक नोशन का मजाक बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है रोमांटिक नोशंस ऑफ लव एंड वॉर। नेक्स्ट पे आएंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, वीडियो लेंदी हो रही है। गोल्सवर्दी जस्टिस इज अ प्ले दैट क्रिटिक, तो जस्टिस में वो किसकी आलोचना करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिगन इन प्रिजन सिस्टम। नेक्स्ट पे आएंगे, द मेन कैरेक्टर इन हैरोल्ड पिंटर द बर्थडे पार्टी, तो ये भी पढ़ाया, हैरोल्ड पिंटर का जो बर्थडे पार्टी है इसका मेन कैरेक्टर कौन है, हैरोल्ड पिंटर का जो बर्थडे पार्टी है, ये ना हैरोल्ड पिंटर का जो बर्थडे पार्टी है ना, ये कॉमेडी ऑफ मैनस है, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनस है, ये ध्यान रखना, ये कॉमेडी ऑफ मैनस है, यानी कि एक ड्रावनी कॉमेडी है। इसका मेन जो कैरेक्टर है ना वो स्टैनले वेबर है, क्या है, स्टैनले वेबर, उसका पूरा नाम क्या रहता है, स्टैनले वेबर, जो एक समुद्र तटीय बोर्डिंग हाउस में छिपा हुआ है। नेक्स्ट पे आएंगे यूजीन ओनेल की हैरी ऐप फीचर ऑफ प्रोटैगनिस्ट नेम, तो यूजीन ओनेल की जो हैरी ऐप है इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक यंक है, ठीक है, जो कि क्या रहता है, एक डिह्यूमनाइज्ड स्टोकर होता है, यानी कि ये ना आग झोंकने वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स इज़ अबाउट, तो आर्थर मिलर का जो ऑल माई सन्स है ये किसके बारे में है, तो आर्थर मिलर का ये जो ऑल माई सन्स है एक प्ले है जो केलर और उसके परिवार के बारे में है, किसके बारे में, एक जो केलर रहता है और उसका परिवार रहता है, ठीक है, उसके बारे में है। तो ये जो व्यापारी है ना, ये जो किलर एक बिजनेसमैन रहता है जिसने वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान लाभ के लिए मिलिट्री के हवाई जहाज़ के जो खराब पुर्जे हैं, जो फॉल्टी पार्ट्स हैं वो बेचे थे, जिससे 21 पायलट की मौत हो गई थी और इसने इसका दोस्त अपने साथी पर मर दिया था। तो अ बिजनेसमैन हु सोल्ड फॉल्टी पार्ट्स टू द मिलिट्री, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, ग्रीस कर्नाड की हैवदन ड्रॉज इट्स मेन प्लॉट फॉर्म, तो ग्रीस कर्नाड की हैवदन जो है ना इसका मेन प्लॉट क्या है, ठीक है, नहीं ये कहाँ से इसका मेन प्लॉट कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीस कर्नाड की ये जो हैवदन है ना सिरों की अदला बदली ट्रांसपोज्ड हेड्स की कहानी पर बेस्ड है। तो ये ट्रांसपोज्ड हेड्स किसका है, थॉमस मन का है, इनका एक वर्क है ट्रांसपोज्ड हेड, इसी पर इनकी हैवदन की मेन स्टोरी जो मेन प्लॉट है यानी कि जो मेन स्टोरी है वो बेस्ड है ट्रांसपोज्ड हेड, यानी कि सिरों की अदला बदली इसमें हुई है, ठीक है। कर्नाड ने ये मेन प्लॉट जर्मन राइटर थॉमस मॉन की एक कहानी ट्रांसपोज्ड हेड से लिया है, जो खुद एक प्राचीन भारतीय से प्रेरित थे। नेक्स्ट पे आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इन मैकबेथ हु इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर किंग मैकबेथ, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैकडफ, ठीक है। किलिंग मैकबेथ को कौन मारता है, मैकबेथ। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस पोर्सिया डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ लॉयर डॉक्टर ऑफ लॉ, चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं यहाँ पे। द प्रॉब्लम प्लेज ऑफ शॉ और नोन फॉर देयर फोकसेस ऑन, तो शॉ के जो प्रॉब्लम प्लेज हैं वो जाने जाते हैं फॉर देयर फोकसेस ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इशू को ये भी उठाते थे, लाइक गोल्सवर्दी। पिंट्रेक्स फ्रॉम हैरोल्ड पिंटर रेफर्स टू अ स्टाइल कैरेक्टराइज, देखिए हैरोल्ड पिंटर ना पिंट्रेक्स स्टाइल के लिए जाने जाते थे। तो पिंट्रेक्स क्या होता है, पिंट्रेक्स एक ऐसी स्टाइल होती है ना जो हैरोल्ड पिंटर के प्लेस की विशेषता बताती है। इसमें आमतौर पर ना साधारण कॉन्वर्सेशन होती है लेकिन बीच बीच में एक स्ट्रेस और ड्रामे ठहराव यानी कि सब टेक्स्ट आते हैं, अनकही बातें आती है, एक छिपा हुआ एब्सर्डिटी होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैनेंसिंग पॉज होता है, सब टेक्स्ट होता है, एब्सर्डिटी होता है। पिंट्रेक्स मतलब यही होता है, मतलब जैसे कैरेक्टर क्या होंगे आपस में बातचीत करेंगे लेकिन बीच बीच में तनावपूर्ण या डरावने ठहराव आ जाएंगे या कोई अनकही बातें आ जाएंगी या एक छिपा हुआ खतरा बेतुकापन आ जाएगा। प्रोज एंड फिक्शन से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फ्रांसिस बेकन का एस्से ऑफ स्टडीज़ आर्ग्यू दैट, अभी मैंने कल ही पढ़ाया इसको। फ्रांसिस बेकन का जो एस्से है ऑफ स्टडीज़ आर्ग्यू दैट स्टडी फॉर इज, तो फ्रांसिस बेकन का जो एस्से है वो किसके बारे में बात करता है, तो ऑर्नामेंट, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी के बारे में बात करता है। फ्रांसिस बेकन का जो ऑफ स्टडीज़ है वो शुरुआत में कहते हैं कि पढ़ाई के 3 मेन पर्पज़ हैं। डिलाइट यानी कि पढ़ाई अगर आप कर रहे हो तो डिलाइट के लिए करो, यानी कि आप किताबें पढ़ रहे हो तो इंटरटेन, किताबें आपको इंटरटेन करती है, आनंद खुशी के लिए। ऑर्नामेंट, सजावट या बातचीत में दिखाने के लिए। ऑर्नामेंट मतलब होता है जब आप पढ़े लिखे रहोगे तो भाई कहीं भी बातचीत करोगे तो अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करोगे। एबिलिटी, योग्यता, यानी कि जब आप पढ़े लिखे रहोगे तो सही डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। नेक्स्ट पे आएंगे सर रॉजर का एट होम, द स्पेक्टेटर क्लब, आर एस ए बाई, ये अभी मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो सर रॉजर का
एट होम एंड स्पेक्टेटर आर क्लब, ये ऐसे किसका था? तो जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील का था। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगी नहीं क्योंकि अभी हमको पढ़ना है इस चीज़ को। चार्ल्स लैम्ब एसे ड्रीम चिल्ड्रन इज़ नोटेबल फॉर इट्स, तो चार्ल्स लैम्ब का जो एसे है ड्रीम चिल्ड्रन, ये बहुत ही इमोशनल, बहुत ही पर्सनल एसे है। इसमें लैम्ब कल्पना करते हैं कि उनके बच्चे हैं और वह उन्हें अपने बचपन की कहानियाँ सुना रहे हैं। ठीक है, वो अपने, और ये इससे अपने पथोज और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स के लिए जाना जाता है क्योंकि लैम्ब ने कभी शादी ही नहीं की, ना ही उनके बच्चे थे। तो पथोज एंड ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। जॉन एस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस प्राइमरी कंसर्न्स, तो यहाँ पे याद रखना है नेसेसिटी ऑफ मैरिंग फॉर सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जेन ऑस्टिन का जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, ये ध्यान रखना है, ये नॉवल ना 19वीं सेंचुरी के इंग्लैंड के जो ग्रामीण लोग, जो लैंडेड जेंट्री के लोग थे ना, उनके बारे में था, यानी कि ग्रामीण जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उनके बारे में था। उस समय महिलाओं के लिए संपत्ति विरासत में पाना या काम करना मुश्किल था, तो इसलिए नॉवेल की मुख्य चिंता सामाजिक और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की है, करने के लिए शादी की आवश्यकता है। द प्रोटेगनिस्ट ऑफ डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो ये जो आपका है ना ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ध्यान रखना है ये आपका किसका है? डिकेंस का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें प्रोटैगनिस्ट कौन है? देखिए डेविड कॉपरफील्ड है, ओलिवर ट्विस्ट है और पिप है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम बात करेंगे इसका जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है ना, इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, नरेटर है, वो एक अनाथ लड़का है जिसका नाम पिप होता है। पूरा नाम क्या होता है? फिलिप पिप। कहानी इसकी ना अप्रेंटिस से एक जेंटलमैन बनने की सफ़र की कहानी दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिप इज करेक्ट। जिसे ये ना एक बिल्डिंग्स रोमन भी है, बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल भी है, तो ध्यान रखना है। हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज सेट इन द फिक्शनल रेन, तो हार्डी के जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है ये सेटिंग है एक फिक्शनल रेन में। तो थॉमस हार्डी का जो ज़्यादातर नॉवेल्स जो है ना, वो दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड का एक फिक्शनल ग्रामीण क्षेत्र पर बेस्ड है। हार्डी ने इस क्षेत्र को ससेक्स नाम दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया है? वेसेक्स नाम दिया है। तो कैस्टरब्रिज इसी वेसेक्स क्षेत्र का एक काल्पनिक शहर है जो असली शहर डोरचेस्टर पर बेस्ड है, तो यहाँ पे वेसेक्स इज करेक्ट। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म इज एन एलिगरी फॉर, तो किसके बारे में है? तो याद रखना है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रशियन रेवोल्यूशन एंड स्टालिनिज्म। नेक्स्ट पे आएंगे वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डैलोवे मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ विच नैरेटिव टेक्निक, तो यहाँ पे ध्यान रखना कौन सी वर्जीनिया वुल्फ मिसेस डैलोवे में कौन सी नैरेटिव टेक्निक का यूज़ करती हैं? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, पढ़ेंगे तो हम समझते हैं ज़्यादा। देखिए जैसे ये जो वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डैलोवे है ना, इस नॉवल में कहानी एक दिन में घटती है, लेकिन हम लगातार क्लैरिसा डैलोवे या अन्य कैरेक्टर के मन के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, मेमोरीज हैं, फीलिंग्स को पढ़ते हैं। तो इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। विलियम गोल्डिन की लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज अबाउट, तो विलियम गोल्डिन की जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है वो किसके बारे में है? देखिए विलियम गोल्डिन का जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है ये एक ना नॉवल है। ये एक आइलैंड पर फंसे एक छोटे लड़के की एक ग्रुप ऑफ बॉयज स्टैंडर्ड ऑन आइलैंड के बारे में, बिना किसी बड़े के कंट्रोल्ड उसकी जो सिविलाइजेशन जल्दी ही टूट जाती है और वो सैवेज बन जाता है। तो ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड ऑन आइलैंड। नेक्स्ट पे आएंगे द ए एंड हॉथॉर्न द स्कारलेट लेटर स्टैंड्स फॉर, तो नेक्स्ट पे आएंगे ए इन हॉथॉर्न द स्कारलेट लेटर स्टैंड फॉर। देखिए नथानियल हॉथॉर्न के इस नॉवल में हेस्टर प्रिन को प्यूरिटन समाज द्वारा पनिश किया जाता है। उसे अपने सीने पर एक लाल रंग का ए लेटर पहनना पड़ता है और ये ए उसके पाप यानी कि अडल्टरी का प्रतीक है। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे हेमिंग्वे का द ओल्ड मैन एंड द सी टेल्स द स्टोरी ऑफ, किसकी स्टोरी है हेमिंग्वे में? तो एक छोटी लेकिन पावरफुल नॉवल है जो कि एक बूढ़े क्यूबन मछुआरे के बारे में है जो कई दिनों तक एक विशाल मार्लिन मछली के साथ समुद्र में संघर्ष करता है और इस बूढ़े मछुआरे का नाम सेंटियागो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे राजा राव का कांथापुरा इज नॉवल डिपिक्टिंग, तो राजा राव का जो कांथापुरा है ये एक नॉवल है जो किसके बारे में दिखाता है? तो कांथापुरा एक ना छोटे से दक्षिण भारतीय गाँव की कहानी है। ये नावल दिखाता है कि 1920 और 30 के दशक में गांधीवाद जो गांधीयन थॉट थे, गांधीवाद विचार और जो फ्रीडम मूवमेंट के इस छोटे से गांव पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे गांव वालों ने इसमें हिस्सा लिया। द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधीयन थॉट।
आर के नारायण का नॉवेल्स आर फेमसली सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ, तो आर के नारायण का जो नॉवल है वो फेमस है, उनका कौन सा फिक्शनल टाउन है? तो आर के नारायण का लगभग सभी नॉवेल्स और कहानी दक्षिण भारत के एक फिक्शनल शहर पर बेस्ड है। इस फेमस काल्पनिक शहर का नाम मालगुड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। चिन्वा एचबे थिंग्स फॉल अपार्ट डिस्क्राइब, तो चिन्वा एचबे का जो थिंग्स फॉल अपार्ट है ये किसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, इनका जो वर्क है। तो चिन्वा एचबे का ये मौलिक अफ्रीकी नॉवल नाइजीरिया के एक इग्बो गांव में पारंपरिक जीवन, जो उनकी ट्रेडिशनल लाइफ है, यूरोपीय मिशनरी और कॉलोनियल शासन के आने से होने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट उसके बारे में है, जिसके कारण उनका समाज फॉल अपार्ट हो जाता है, बिखर जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज हिज, तो महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज हिज ये क्या है? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। इसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर 1921 तक के अपने जीवन के जो एक्सपीरियंस है, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो स्पिरिचुअल खोज के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट्स। तो कैसा लगा? ये था आपका 120 क्वेश्चन जो मैंने कंप्लीट किया है, और मैंने सारे क्वेश्चन को मतलब जितना आपके सिलेबस में था ना सभी को लेने का यहाँ पे प्रयास किया है। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड अपना स्कोर भी शेयर करिएगा, कितना आपने स्कोर किया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी था, एकदम इजी। ये प्रैक्टिस सेट कहूँगी, एकदम ईजी। मुझे लगता है बहुत सारे नंबर्स आने चाहिए, 100+ सबके होने चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।